I am really feeling very glad and pleased to see you all in the Punjab Bar Council, and I am feeling more than glad to talk to you about my humble experience spanning around 35 years in the criminal practice in Lahore. मैं जो सबसे पहले आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि आप नोट करें कि आज ही कोशिश करें कि आपके पास ये किताबें हों, आप लिखें। सबसे पहले आप ये जिस तरह मेरे पास है, ये हैंडी मेजर एक्ट, ये आपके पास होना चाहिए जी। और इसके साथ साथ आपके पास एक कमेंट्री वाला मेजर एक्ट भी होना चाहिए, लेकिन वो आपके पास घर पे हो या ऑफिस में हो या जहां भी है, वो घर वैसे पड़े, बट जहां भी आप जाएंगे अब तो आपके पास ये होना चाहिए हैंडी मेजर एक्ट जो आपके साथ साथ चलेगा। आपने नो यू हैव एंटर्ड इन अ प्रोफेशनल लाइफ, और इसके साथ दोस्ती करनी। मेजर एक्ट जो है, मेजर एक्ट्स, इसमें जो बेसिक क्रिमिनल मेजर एक्ट, एक सिविल मेजर एक्ट होता है, एक क्रिमिनल, तो आपने जो क्रिमिनल प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके पास ये होना चाहिए। दूसरा, आपके पास मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की स्टूडेंट एडिशन बुक होनी चाहिए, जो पारेख की ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर है, वो आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको डिक्शनरी कंसल्ट करने के लिए आपके पास अच्छी डिक्शनरी भी होनी चाहिए। और सबसे जो मैं रिकमेंड करता हूं कि पुलिस रूल्स और उसके अलावा पुलिस लॉज जितने भी हैं वो आपके पास होने चाहिए। और चैप्टर 24 एंड चैप्टर 25 which deals with the procedure enshrined for the police officer who is investigating the case, investigating officer of the case, उसको बताया गया कि हाउ ही विल प्रोसीड इन द इन्वेस्टिगेशन और उसने क्या क्या करना है। दैट इज चैप्टर 25 ऑफ द पुलिस रूल्स 1934। वो बड़ा अहम है। चैप्टर 23 और चैप्टर 24, वहां पे लिखा होगा इंफॉर्मेशन, 23 पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। ये अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि कॉग्निजेबल क्या है, नॉन कॉग्निजेबल क्या है। लेकिन फिलहाल आप चैप्टर 23 विच डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ पुलिस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन टू द पुलिस इन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल केसेस, और जो चैप्टर 25 मैंने जैसे अर्ज किया कि इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। इसके साथ साथ आपने अपनी ये हैबिट बना लेनी है कि ये जो जर्नल्स हैं, जो मंथली रिसाले आते हैं, अगर आपने इफ यू हैव डिसाइडेड टू बिकम अ गुड लॉयर, मैंने जब मैं वकील बना तो लकीली आई गॉट अ बुक जिस पे लॉर्ड एल्डन का एक कोट था। एट दैट टाइम मैं अकेला ही रहता था उस घर में, एक मतलब वकील तो बन गया था लेकिन मैं अकेला। तो वो मैंने किताब पढ़ी तो उस पे लिखा हुआ था कि इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड लॉयर, लॉर्ड एल्डन था कोई उसका कोट था, ही वॉज एमिनेंट जूरिस्ट, इंग्लिश जूरिस्ट। ही सेड that in order to become a good lawyer one should work like a horse and live like a hermit कि उसको मेहनत करनी है, काम करना है, work like a horse and live like a hermit कि उसको काम और काम करना है अगर अच्छा वकील बनना। और फिर उसने live like a hermit मतलब कि उसने फिर रिलैक्स भी करना है, उसने जब उसको टाइम मिले फिर रेस्ट भी करे। सो आपने अगर डिसाइड किया है इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने का, तो आपको हार्ड वर्क की, अपने आप को हार्ड वर्क के लिए तैयार करना है। ये बुनियादी छोटी छोटी चीजें। और मंथली जो जर्नल्स हैं, जिस तरह PLJ है,
SCMR ہے یا کرمنل لا جرنل یا PLD, یہ آپ چن لیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں, لیکن ان کو ریگولر آپ نے پڑھنا ہے اور ایک رجسٹر بنانا ہے, ایک نہیں ایک سے زیادہ رجسٹر بنانے ہیں. بیل کا الگ بنائیں, اس کے اندر سیکشن بنائیں, پری اریسٹ بیل, پوسٹ اریسٹ بیل, کینسلیشن آف بیل, سسپینشن 426 CRPC, آفٹر کنوکشن جو سسپینڈ ہوتی ہے 426 میں, اس کا الگ سیکشن بنا, اور پھر باقی جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کا الگ رجسٹر بنائیں. اس پہ جو کوئی ججمنٹ آئے وہ آپ رنگ دار بنا لیں, پیلا, کہ یہ جی CRPC کی جو پروویژنز ہیں ان پہ کوئی ججمنٹ آئی ہے تو آپ کو فوراً پتہ چلے آپ کا کلرک کہ یلو لاؤ یار, اور ریڈ کلر پاکستان پینل کوڈ پہ کوئی اعلیٰ ترین ججمنٹ ہے تو آپ کو پتا ہوگا میں نے اس پہ ایڈ کر دینی ہے, تو آپ کا کلرک جو آپ کہیں گے یا وہ لے کے آؤ ریڈ کلر کا جو رجسٹر ہے. تو اس طرح ڈفرینٹ رجسٹرز بنائیں. جب آپ یہ پڑھیں جرنلز تو آپ ان کو نوٹ کریں ججمنٹ کو. یہ بیسک چیزیں بنیادی طور پہ آپ نے اپنی ہیبٹ میں شامل کرنی. اس کے ساتھ ساتھ میں کوئی بور تو نہیں کر رہا آپ کو, میرا انداز آپ کو مطلب سوٹ کر رہا ہے, آواز ٹھیک آ رہی ہے. اس میں جو سب سے پہلے میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ سے کمٹمنٹ کرنی ہے, کہ ایک اپنے آپ سے عہد کرنا ہے کہ since I have entered a profession which is a very noble profession and I have joined a legal fraternity of Pakistan and میرا کوئی بھی ایکٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ہماری فرٹرنیٹی کی طرف جائے. اب آپ اکیلے نہیں ہیں, یو ہیو جوائنڈ اے لیگل فرٹرنیٹی, سو اب آپ نے اپنے آپ کو ایسے ہی بیہیو کرنا ہے, ویل مینرڈ اور اچھے یونیفارم اور بہترین اپنے آپ کو پروف کرنا ہے اپنے پورے پوٹینشل کے ساتھ کہ میں آ گیا ہوں, یا بہنیں چھوٹی بیٹیاں ہماری کہ ہم آ گئے ہیں اور ہم نے اب اس پروفیشن کے اندر سرو بھی کرنا ہے اور ایکسل بھی کرنا ہے. یہ آپ نے سارا کچھ کرنا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو کہیں واقعہ ہوا ہوتا ہے کہ جی کہیں کوئی اکرنس ہو جاتی, کہیں کوئی مرڈر ہو گیا, کہیں کوئی اور کوئی اکرنس ہو گئی, تو 154 سیکشن کرمنل پروسیجر کوڈ کا یہاں سے سٹارٹ ہوتی بات. کرمنل لا کے اندر اکرنس کا ہونا ضروری ہے, اکرنس کے لیے پلیس آف اکرنس کا ہونا ضروری ہے, اور پھر اکرنس کے پلیس آف اکرنس پہ کچھ کریکٹرز کا ہونا ضروری ہے جن میں ملزم بہت بڑا کریکٹر ہے, وٹنسز بہت بڑے کریکٹر, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ایویڈنس ہے وہ بھی اس پورے ایرینا کے اندر ہونی چاہیے. اور پلیس آف اکرنس کو آپ سب سے زیادہ اہمیت دماغ میں رکھیں. یو کیپ ان مائنڈ دیٹ if the prosecution fails to prove the place of occurrence, the case is nowhere. Place of occurrence is of a very significant, اس کی بڑی اپنی جگہ پہ ایک بڑی سگنیفیکنس ہے کہ جہاں پہ وقوع ہو رہا ہے وہ بڑی اہم جگہ ہے. اس کو پروو کرنا باقی کیس کے ساتھ ساتھ پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ پلیس آف اکرنس کو پروو کرے. سو جب FIR ہوگی, کوئی وقوع ہوگا, تو سب سے پہلے جو بات آئے گی کہ کہاں وقوع ہوا ہے, واٹ از دا پلیس آف اکرنس, واٹ از دا. جب 222 CRPC کی طرف چلے جائیں گے تو وہ یہ بتائے گا کہ جو ٹائم اور پلیس یہ ہونی چاہیے, کیا پارٹیکولرز ہونے چاہیے جو FIR سے چونکہ چارج نے فریم ہونا ہے, باقی ڈاکومنٹ سے ہونا ہے,
سو بیسک انفارمیشن جو ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے ٹو انیبل دی کورٹ ایٹ لیٹر اسٹیج ٹو فریم دا چارج اگینسٹ دا اکیوزڈ. تو پلیس آف اکرنس از ویری امپورٹنٹ فیکٹ آف دا کیس. تو اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی شخص آ کے رپورٹ کرتا ہے معاملہ جو کہ کوگنیزیبل اوفینس, دو طرح کے اوفینسز ہیں, آپ سب نے پڑھا ہوا ہے, ایک کوگنیزیبل ہے, ایک نان کوگنیزیبل. جو کوگنیزیبل ہے اس کا پروسیجر, اس کا مینڈیٹ 154 is a mandatory provision of law. Some mandate has been given in 154 CRPC. Whenever اس کی لینگویج ہے, میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کو یاد کریں کیونکہ اس کے اوپر پورے کیس کی بنیاد کھڑی ہونی ہے. On these few lines regarding the occurrence which is called the first information report, the entire edifice of the prosecution's case is established on these few lines. تو اس کو آپ 154 کو یاد کر لیں کہ یہ ہے کیا. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, انفارمیشن ریگارڈنگ دی کمیشن آف اے کوگنیزیبل اوفینس, اس کا ٹائٹل یہ ہے. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ وین ایور این انفارمیشن ریگارڈنگ دی کمیشن آف اے کوگنیزیبل اوفینس is given to the officer in charge of a police station. نارملی تو لکھ کے دینی چاہیے درخواست. ادھر لکھا ہوا ہے کہ if given orally, comma, it shall be reduced into writing. اس کی ریڈکشن ہونی ہے, لکھی تحریری شکل پہ لکھ کے لانی ہے. اگر درخواست نہیں دی, ایسے ہی کوئی شخص چلا جاتا ہے کہ جی یہ میرے ساتھ واقعہ ہو گیا ہے, ایسے ہو گیا ہے, تو لکھا ہوا کچھ نہیں اس کے پاس, وہ ایسے ہی چلا جاتا ہے. تو if given orally it shall be reduced into writing, comma, shall be read over to the informant. اس کو پڑھ کے سنائے, لکھنے کے بعد اس کو پڑھ کے کنفرم کرنے کے لیے. And signed shall be signed by the informant. And the substance thereof shall be entered into a book prescribed by the provincial government. وہ جو پرفارما ہے, پھر وہ پہلے تحریری شکل میں اس کی درخواست بنائی جائے گی اور اس کے اوپر جو سبسٹینس ہے وہ سارا ایک پرفارمے کے اوپر لکھا جائے گا. سو ایک تو درخواست دی جاتی ہے کوگنیزیبل اوفینس کرنے کے لیے. اگر کوئی زبانی جائے تو وہ جو تحریر ریڈیوس کی جاتی ہے اس کو فرد بیان کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرد بیان کہا جاتا ہے. وہ جو درخواست جائے گی, دیٹ از این ایپلیکیشن فار رجسٹریشن آف کیس. بٹ اف دیٹ وربل اینڈ اورل انفارمیشن از ریڈیوسڈ انٹو رائٹنگ, دیٹ پیس آف انفارمیشن, پیس آف پیپر شیل بی کالڈ فرد بیان. ہماری اس لینگویج میں جو عدالتوں میں چلتی ہے یا پولیس میں چلتی ہے. اب بیٹا آپ کمفرٹیبل ہیں سارے؟ میں صحیح آپ تک اپنی پہنچا رہا ہوں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہاں. تو یہ ہے کہ بھئی جب یہ ایف آئی آر کٹ گئی, اس کے ساتھ ساتھ اگر درخواست گئی پولیس والے کے پاس اور اس نے اس کے کانٹینٹس کو دیکھا, اس نے کہا جی کہ نو کوگنیزیبل اوفینس از میڈ آؤٹ, اٹ از اے نان کوگنیزیبل اوفینس. اس کا پروسیجر 155 میں لکھا ہوا ہے, ساتھ ہی اس کے 154 میں تو کوگنیزیبل اوفینس کی ایف آئی آر, اس کے ساتھ ہی اوپر 155 میں ایسی انفارمیشن which does not disclose the commission of any cognizable offense, the procedure has been given under section 155 of the criminal procedure code. وہ اس میں لکھا ہے کہ وہ immediately اس کو انٹر کرے گا, ریکارڈ ان دا رجسٹر, وہ جو ڈیلی ڈائری رجسٹر یا جو بھی وہاں پہ رجسٹر ہے پولیس کا, and then it will be referred to the concerned magistrate. آگے وہ میجسٹریٹ صاحب جو بھی اس کے ساتھ پروسیجر کریں, بٹ ایز ریگارڈ سیکشن 155 he will enter the information and attach with the daily diary اور اس کو میجسٹریٹ صاحب کے پاس بھیج دے. یہ اتنا سا پروسیجر ہے 155 کے اندر. اب ایف آئی آر جب درج ہو گئی, وہ آپ کے پاس انہوں نے آنا لے کے ایف آئی آر
they will bring an जिसके खिलाफ हुई है वो उसकी कॉपी लेगा and he will come to a lawyer कि जी ये हो गया। अब आपने क्या करना है? जब आपके पास आए तो बेटा ये एक CRPC, मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाना चाहता हूं कि हमने करना क्या है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना तो फिर आपको नॉलेज है, यू विल बिकम अ नॉलेजेबल एंड विद फुल करेज एंड कॉन्फिडेंस। वो जब प्रैक्टिकल करेंगे फिर आए। जब आपके पास वो बंदा FIR लेके आएगा जी मेरे खिलाफ ये FIR कट गई है, तो आप क्या करेंगे? आप ये CRPC का शेड्यूल है, क्या है शेड्यूल, अगर किसी के पास किताबें हैं तो निकालें, देव जी ऐ देखो CRPC के एंड पे ये शेड्यूल है, शेड्यूल 2, क्या है शेड्यूल 2, टेबुलर स्टेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस। एक्सप्लेनेटरी नोट मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। द एंट्रीज इन द सेकंड एंड सेवंथ कॉलम्स ऑफ दिस शेड्यूल headed respectively offense and punishment under the Pakistan Penal Code are not intended as definitions of the offences and punishment described in the several corresponding sections of the Pakistan Penal Code, abstracts of those sections, but merely as references to the subject of the section, the number of which is given in the first column. अब इसके बेटा ये 8 कॉलम्स हैं इस शेड्यूल के CRPC का। मैं खड़ा हो जाऊं, ये इसके ना 8 कॉलम है। पहला जो है ये सेक्शन लिखा हुआ है कि ये सेक्शन है, ये बहुत अहम है। जिस वकील साहब को ये कंसल्ट करना आएगा तो ही विल बी द सक्सेसफुल लॉयर। ये बेसिक चीज है जो आपने सीखनी है। CRPC के एंड पे ये शेड्यूल 2 दिया गया है, ये सेक्शन है और उसके आगे है सेक्शन है, उसके आगे ऑफेंसेस कि उसकी डेफिनेशन दी गई है, क्योंकि वो क्या है, वेदर पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट और नॉट, ये लिखा हुआ है मे अरेस्ट विदाउट वारंट। आगे लिखा वेदर अ वारंट और ए समन्स shall ordinarily issue in the first instance whether bailable or non bailable, ये भी लिखा हुआ है हर ऑफेंस के आगे। उसके बाद whether compoundable or not, कि वो सुलह हो सकती है उसमें कि नहीं हो सकती। आगे लिखा है पनिशमेंट अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड, के उसकी सजा क्या है। आखिरी जो है कि बाई व्हाट कोर्ट ट्रायबल, कि ये आगे लिखा हुआ है कि ये ऑफेंस ये कोर्ट ट्राई करेगी। ठीक है जी। आप ये मैं 302 निकालता हूं। मैं अभी स्पीड लगाऊंगा, लेकिन पहले ये बेसिक छोटी छोटी चीजें आपको समझ आ जाएं तो इसको एक्सपीडाइट करते हैं, इसको एक्सेलरेट करते हैं, बट दीज आर द बेसिक थिंग्स विच हैव टू बी। अब ये देखें, ये 302 लिखा हुआ है सेक्शन के पहले कॉलम में। आगे लिखा हुआ है कत्ले अमन, और इसके लिखा हुआ है मे अरेस्ट विदाउट वारंट। आगे लिखा हुआ है नॉन बेलेबल। आगे लिखा हुआ है कंपाउंडेबल, ये काबिल राजीनामा है। आगे लिखा हुआ है किसास और डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट अप टू 25 years बट शेल नॉट बी लेस देन 10 years, ये इसकी पनिशमेंट है। अब इसका कोर्ट ऑफ सेशंस लिखा हुआ है आगे, कोर्ट ऑफ सेशन। अब इसमें भाई सुने गौर से बेटा, ये एक अहम बात आपको बताना चाहता हूं, आप गौर से सुने, ये अक्सर नहीं पता होता, ये बड़ा जरूरी है कि जो मैजिस्ट्रेट सेक्शन विद द पावर्स ऑफ सेक्शन 30 है, मैजिस्ट्रेट विद द पावर्स ऑफ सेक्शन 30, अब 324 CRPC PPC जो अटेम्प्ट टू कमिट कत्ले अमद है, वो मैं आपके सामने निकालता हूं। आप जरा देखें, यह हम नुक्ता है, आपको समझ आनी चाहिए इसकी। ये देखें 324
attempt to commit Qatle Aman may arrest without warrant, bail, non-bailable, compoundable, or imprisonment of either description for 10 years and shall not be less than 5 years. یہ ساری سزا. اب اس کے آگے بھی کورٹ آف سیشن لکھا ہوا ہے, اس کے آگے بھی کورٹ آف سیشن. یہ آپ کو سمجھ توجہ آپ کی چاہیے, یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. اس کے آگے بھی کورٹ ٹرائبل بائی کورٹ آف سیشن لکھا ہوا ہے. تو آپ کو یہ سمجھانا ہے, یہ نقطے کی بات ہے کہ جب کوئی ایسا اوفینس جس کے آگے کورٹ آف سیشن لکھا ہو, ٹرائبل بائی کورٹ آف سیشن, لیکن اس کی سزائے موت نہ ہو, ڈیتھ پینلٹی نہ ہو, تو دوز اوفینسز آر ٹرائبل بائی سیکشن 30 میجسٹریٹس. سمجھ آئی؟ ہاں, دی اوفینسز اگینسٹ وچ in the column number 8, if court of session is mentioned and the punishment is not death, those are tribal by section 30 magistrates. So isko consult karna, یہ بڑا سیکھنا, اس کو آپ سیکھا کریں, اس کو کھول کے دیکھا کریں, چیک کیا کریں, آپ اس کو کنسلٹ کرنے کی ہیبٹ ڈالیں. اچھا جی, سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی, ٹھیک ہو. اب دیکھیں, کوئی آپ کے پاس آیا کہ جی ایف آئی آر کٹ گئی ہے, اب تیز کرتے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا تاکہ کلائمیٹائز آپ کو کریں. تو آپ نے شیڈیول کنسلٹ کیا, تو اب کیا ہوگا کہ if the man has yet not been arrested and he comes to you, sir ایف آئی آر کٹ گئی ہے, سو آپ شیڈیول کنسلٹ کر کے آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہے. So you will go for pre-arrest bail. Now the provisions of bail in the CRPC will come into play. 496 CRPC, that deals with the bailable offences. That deal with the bailable offences. And in bailable offences, the bail is of right, is always granted as of right. صرف یہ شیڈیول میں اگر بیلیبل لکھا ہوا ہے تو جسٹ گو ٹو دی میجسٹریٹ, ایپلیکیشن انڈر سیکشن 496 سی آر پی سی فار بیل, اور لکھیں کہ میرے خلاف یہ ایف آئی آر کٹ گئی ہے. دی اوفینس ایز پر دا شیڈیول 2 آف دا سی آر پی سی از بیلیبل اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو فرنش شیورٹی بانڈس ٹو دی سیٹسفیکشن آف دی کورٹ, سو آئی may graciously be allowed bail. 496 I surrender before this honorable court. یہ لکھ دیں کہ میں آپ کے سامنے سرنڈر کر رہا ہوں. ادھر نہیں جانا, go for pre-arrest bail, but it is of right. اس پہ ججمنٹ آ چکی ہیں کہ یہ pre-arrest bail بھی جو bailable offenses میں اس کا رائٹ ہے. 496 کے پروویژن جو ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جب بیل کا کانسیپٹ آتا ہے تو پھر جو پری اریسٹ بیل ہے اس پہ مراد خان کیس بڑا مشہور تھا, 82 سپریم کورٹ 83 پیج, اس پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا. یہ آہستہ آہستہ میں آپ کو مختصر کرتا کرتا آپ کا کانسیپٹ کہ جی دیر شیل بی میلافائڈی گراؤنڈ جو تھی, میلس اینڈ میلافائڈی آف دا پولیس in connivance with the complainant party. That should be the prime consideration for the grant of pre-arrest bail. If accused establishes in the court that I have been falsely implicated in the case with malafide intentions and ulterior motives in connivance with the police, in connivance with the complainant party, so I may graciously be allowed bail, pre-arrest bail. تو یہ پرائم کنسیڈریشن تھی مراد خان کیس میں. بٹ ان 87 تھوڑی سی تبدیلی آئی. میراں بخش کیس آیا, بڑا مشہور کیس تھا میراں بخش کیس. آنریبل سپریم کورٹ slightly modified reviewed their previous view, and they observed, the August Supreme Court observed that merits can, along with malice and malafide ground, merits can also be considered for the grant of pre-arrest bail. So that was Meera Baksh case.
a very landmark judgment by the Honorable Supreme Court. میرا بخش کیس. اس کے بعد یہی ویو پھر ابھی تک چلتا آ رہا ہے. اب اس پہ جب آپ اس سٹیج پہ ہیں, اس فیز میں ہیں, تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. جو ایکیوزڈ کو پری اریسٹ بیل ملی ہے تو وہ اپنا جا کے ورشن پولیس کے پاس شامل تفتیش ہوگا, اپنا ورشن ریکارڈ کروائے گا اور شامل تفتیش ہو جائے گا. اگر وہ اریسٹ ہو گیا تو جب اریسٹ کوئی ہوتا ہے تو 61 سیکشن کی آپشنل اریسٹ پولیس کے پاس ہے. اب سب نے پڑھا ہوگا کہ ود ان 24 آورس 24 گھنٹے تک وہ اپنے پاس اس کی کسٹڈی کو رکھ سکتا ہے, بٹ آفٹر 24 آورس ایکسکلوڈنگ دی ٹریول ٹائم. تھانے سے یہ پرانا چونکہ قانون بنا ہوا ہے, اب تو قریب تھانے ہیں, اس وقت تو بڑی بڑی دور تھانے تھے, مائلز تھے, بڑے بڑے ڈسٹینس تھے لانگ, تو اس میں لکھا ہوا ایکسکلوڈنگ دا ٹائم ٹریولنگ جرنی ٹائم کے جتنا وہ گزرے اس میں سے نکال کے ود ان 24 آورس ہی ہیز ٹو فارورڈ دی ایکیوزڈ بفور دی کورٹ. اور اگر وہ چاہتا ہے کہ بھئی میری انویسٹیگیشن 24 آور میں کمپلیٹ نہیں ہو رہی تو ہی ول سبمٹ این ایپلیکیشن ریٹرن ریکویسٹ ود ریزنس انڈر سیکشن 167 آف دا کرمنل پروسیجر کوڈ کہ جی مجھے اس کی کسٹڈی دیں, کیونکہ ریگولیٹ کسٹڈی کو کورٹ نے کرنا ود دی آرڈر آف دی کورٹ. میجسٹریٹ وہ ریگولیٹ کرے گا. جو 61 ہے اس میں پولیس آفیسر جو ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسر, اس کے پاس صرف 24 گھنٹے کے اندر وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے, بٹ ہی ہیز ٹو پروڈیوس دا ایکیوزڈ, فارورڈ دا ایکیوزڈ ود دی ایپلیکیشن انڈر سیکشن 167 CRPC. جی بیٹا. مرڈر کے کیس میں پری اریسٹ بیل کس طرح ہو سکتی ہے, کیونکہ جیسے FIR رجسٹر ہوگی اس کو اس وقت ہی اریسٹ نہیں کر لیا جائے گا. بیٹا اگر وہ اریسٹ نہیں ہوتا, پہلے تو یہی ہے نا کہ if he has not been arrested, مطلب اگر میں فرض کر لیں میں ادھر بیٹھا ہوں, کوئی FIR کٹ گئی ہے بڑی دور کہیں کسی اور, تو میں وہ FIR لے کے میں انٹرم بیل بیٹا کروا لیتا ہوں. تو یہ بھی ایک پروف ہے کہ یہاں سے دو, اس کو پلی آف ایلیبائی کہتے ہیں. دس از اے پلی آف, اونچا بولو سارے, پلی آف ایلیبائی پلی, کہ if someone establishes during trial or during investigation his presence at some place other than the place of occurrence, so that is called the plea of alibi. So ہاں جی لائٹ چلی گئی. لو جی میری آواز آ رہی بیٹا؟ ہاں میں تھوڑا پانی پی کے ہوں بغیر تو اسپیکر تو بغیر تھا کا. یہ بیٹا اللہ اکبر اللہ, میں اونچا تو نہیں بول رہا؟ صحیح ہے. اللہ اکبر. اور میری یہاں گلاں دی سمجھ آ رہی بچوں؟ صحیح, اوکے اوکے اوکے. یہ بیسک چیزاں نے جنہاں نو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور سانو انہاں نو پڑھنا ہے اور انہاں تے فریکوینٹلی تانوں یہ پروپوزیشن سامنے آن گیا. جی جی نہیں 7 ایئرز ہے. 34 پڑھو نا ذرا, سیکشن 34 پڑھو. 30 اور 34 نو بیٹا ملا کے پڑھو, دونوں نو ملاؤ. 30 اور 34 اکٹھا کرو. ہاں میں واش روم سے بولوں؟ ہاں میں بیٹا واش روم سے ہو گیا. Magistrate صاحب, he can extend demand in different installment up to 2 weeks. اس کے بعد جب ریمانڈ کا پروسیس ختم ہوگا تو چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کسٹڈی آف دی ایکیوزڈ ایز آلویز جو
वो कोर्ट ने उसको करना है जी। तो वो फिर उसके बाद आफ्टर द फिजिकल कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस ऑफ फिजिकल रिमांड ही शैल बी सेंट टू द जुडिशियल लॉकअप। लेकिन एक चीज अर्ज करता चलूं ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए कि इफ द अक्यूज हैज बीन अरेस्टेड in a bailable offence and police forward the accused with the application for sending him to the judicial lockup, the magistrate will write an order stating that the accused has been presented before me by the police, offence is bailable, he is directed to furnish surety bond in the sum of rupees 1,00,000 or 20,000 in the like amount to the satisfaction of this court. Bail bond with or without surety जो भी वो कहे, otherwise he shall be sent to the judicial। इसको कंडीशनल ऑर्डर कहते हैं। एक तो खुद पेश होना बेलेबल ऑफेंस में, और एक पुलिस अगर पेश करती है तो कोर्ट विल पास ए कंडीशनल ऑर्डर। जी बेटा, हाँ जी, मैं ला दिया। मैंने बेटा जैसे पहले अर्ज किया कि बेलेबल ऑफेंस में जो शेड्यूल में लिखा हुआ होता है कि नॉन बेलेबल है या बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल एज ऑफ राइट ग्रांट की जाती है। तो अगर कोई शख्स वैसे कोर्ट के सामने सरेंडर करता है जो मुलजम है और ऑफेंस बेलेबल है, वो एप्लीकेशन देगा तो कोर्ट उसको बेल अलाउ करेगी एज ऑफ राइट। लेकिन अगर पुलिस उसको गिरफ्तार करके पेश करती है और पुलिस लिख के दरखास्त देती है कि ये मुलजम इस केस में पकड़ा गया, इसको जेल भेजा जाए, उसको जुडिशियल रिमांड की रिक्वेस्ट कहते हैं, तो उस रिक्वेस्ट पे कोर्ट ये ऑर्डर करेगी, उसको कंडीशनल ऑर्डर कहते हैं कि ये मुलजम मेरे पास पेश हुआ है, पुलिस ने किया है, चूंकि जुर्म काबिल जमानत है, लिहाजा मुलजम इतने हजार का जमानतनामा दाखिल करे वगरना जेल जा दे। सो इट इज अ कंडीशनल ऑर्डर। अगर वो बेल बॉन्ड सबमिट कर देगा, बेल उसकी मंजूर हो जाती है, लेकिन वो कोर्ट ये अगर वो नहीं करता तो फिर वो जेल जाएगा। इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट उसके पर्सनल बॉन्ड पे भी कि या लिख के दे दो कि मैं आता रहूंगा, वो इस पे भी छोड़ सकते हैं। सो दिस इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। कोई इस पे जी किसमें बेटा? इसमें कोई ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन काउंसिल होते हैं, मतलब पेश होते हैं ऑफेंसेस, ऐसे ऑफेंसेस में भी होते हैं। जी जी, वो भी अवेलेबल है बेटा। हाँ जी, क्या आवाज नहीं आ रही? जी जी, नहीं बेटा, ये उनका अपना एक तरीकाकार है, लेकिन ये काउंसिल पेश होते हैं, तो पेश होते हैं। यार ये नहीं चलता, ए मेरे नाल सलूक हो रहा है, ये तुहानू मैं पढ़ाण आया ना, ते देखो मेरे नाल की सलूक हो रहा है, तो मैं खड़ा होकर पढ़ा देना वा, मैं तो तुहानू समझाना है और ऐसे जबरदस्त तुसी वकील बनना है। सुनो, अब जब ये अपना भाई खामोश हो जाए बेटा, ये जो अपना जब बेल का प्रोसेस चल रहा होता है तो उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है। वो जो रिमांड लिया उसमें उसने एविडेंस कलेक्ट की, पुलिस रूल्स में क्या लिखा हुआ है, ही विल इमीडिएटली विजिट टू द प्लेस ऑफ अक्रेंस, उसको प्रिजर्व करेगा। इसलिए मैंने अर्ज किया कि पुलिस रूल्स का जो 23 चैप्टर है, 24 विच डील्स विद द इन्वेस्टिगेशन, उसको जरूर पढ़ें, उधर इन्वेस्टिगेशन, उसको फिर वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उसमें जो पेपर है उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसके मुताबिक वो जाके प्लेस ऑफ अक्रेंस को प्रिजर्व करते हैं। वहाँ पे वो जो भी उन्होंने प्रोसीजर अडॉप्ट करना होता है, एविडेंस कलेक्ट करते हैं,
या जो भी साइंटिफिक एविडेंस के लिए क्राइम सीन यूनिट जो है PFSA का, पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी का, उसको भी इंटीमेट किया जाता है, वो भी साथ आके वो भी कलेक्शन ऑफ एविडेंस के प्रोसेस में शामिल हो जाता है, क्योंकि ये साइंटिफिक एविडेंस जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन that has to be conducted by the पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी. उसके अपने बंदे आते हैं क्राइम सीन यूनिट वाले, वो उसके साथ कोलैबोरेट करके आईओ के वो भी साथ हेल्प करते हैं वो एविडेंस कलेक्ट करने की. वो सैंपल्स वगैरह लेके चले जाते हैं, फिर उनकी रिपोर्ट्स आती हैं. अब इसको थोड़ा तेज करते हैं कि इसके बाद जो 173 की रिपोर्ट फाइंडिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो लेके आता है. इट शुड बी स्क्रूटनाइज्ड थ्रू द प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट. वो वहां पे जाके जमा करवाते हैं और 173 की रिपोर्ट अपनी फाइंडिंग, और वहां पे अगर उस पर ऑब्जेक्शन लग जाते हैं प्रोसिक्यूटर, तो उसको कहते हैं जी ये चलान एतराजी होके चला गया, कि ये लिस्ट बना देते हैं कि अभी आपने ये रिकवरी नहीं बनाई, ये विटनेस का 161 का बयान नहीं लिखा, ये आपने ये नहीं किया, तो वो ऑब्जेक्शन रिमूव करके लाएं. द आईओ कम्स विद दी मतलब आफ्टर फुलफिलिंग दी नीडफुल, वो आके तो फिर जमा करवाता है, तो फिर कोर्ट के अंदर. अब बताने वाली बात ये है, अब कोर्ट में आ रहा है केस, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उसने जितने भी बयानात लिखे हैं वो 161 में लिखता है. 161 में पुलिस को ये है पावर या इख्तियार कि वो किसी का भी FIR दर्ज होने के बाद एनी स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन हु ही कंसिडर्स that he is acquainted with the facts of circumstances of the case, उसको 160 CRPC में बुलाएगा नोटिस भेज के रिटर्न, और उसको कहेगा बोल भाई, वो उससे पूछेगा और वो लिखता जाएगा. दैट इज अंडर सेक्शन 161 CRPC. तो उसके बाद वो फिर चालान कोर्ट के अंदर जब सबमिट होगा तो 190 CRPC विल कम इनटू प्ले. ये बहुत अहम सेक्शन है, ये आप ध्यान में रखें. 190 को आप जो है वो ये कॉग्निजेंस से रिलेटेड सेक्शन. व्हेन द केस इज सबमिटेड बिफोर द कोर्ट मैजिस्ट्रेट साहब, सेक्शन 190 CRPC डील्स विद द कॉग्निजेंस, टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस ऑफ द केस. तो 3 तरह से कॉग्निजेंस लेते हैं मैजिस्ट्रेट साहिबान. एक ये है कि पुलिस की रिपोर्ट के जरिए जैसे चालान सबमिट कर दिया. दूसरा ये है कि सेक्शन 200 CRPC जिसको इस्तगासा कहते हैं आम फहम में, प्राइवेट कंप्लेंट, उसके वो अगर आती है तो उसके तहत वो कॉग्निजेंस लेते हैं. तीसरा ये है कि अगर कोर्ट खुद वैसे ही देख ले कि जी ये कोई ऑफेंस हो रहा है तो कोर्ट वो उसमें कॉग्निजेंस ले सकती है. अब जो अहम बात आपको ज़हन नशीन रखनी है कि ऑल दी chalans, all the cases are submitted in the court of magistrates. 190 के. जी बेटा. सर अभी आपने कहा कि कोर्ट को भी कॉग्निजेंस का वो ले सकती है नोटिस. जी बेटा. कैसे? एक तो मैजिस्ट्रेट लेता है, पुलिस के थ्रू होता है. नहीं बेटा, मैं अर्ज करता हूँ ना कि ये कोर्ट है मैजिस्ट्रेट साहब की. पुलिस चालान लेके आएगी, ये कॉग्निजेंस है. कोई वही मुद्दई अगर प्राइवेट कंप्लेंट पुलिस के पास जाने की बजाय डायरेक्ट लिख के ले आता है अपनी कंप्लेंट, उस पर भी कॉग्निजेंस. जी सर. जी सर, फॉलो कर. जी 200 के तहत. जी 200 CRPC उसके तहत बेसिकली इट इज रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस ऑफ अ कंप्लेनेंट एट वंस. जब वो लेके आएगा तो उसका फौरन बयान लिखना, ये उससे डील करता है. फिर उसके बाद 202 CRPC में अगर मैजिस्ट्रेट चाहें तो खुद भी इंक्वायर कर सकते हैं, फर्दर एविडेंस ले सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, या वो किसी और को भी इंक्वायरी जो है ना मार्क कर सकते हैं कि इंक्वायरी करके 202 में मेरे पास लेके आए. तो इसके बाद 203 CRPC अगर वो इंक्वायरी के बाद कोर्ट फील्स कि देयर इज नो एविडेंस टू प्रोसीड इन दिस मैटर, कोर्ट विल डिसमिस द कंप्लेंट. इससे आगे 204 CRPC है कि कोर्ट अगर फील करती है कि देयर इज सब्सटेंस इन द कंप्लेंट
and court can proceed in the matter. There is evidence. So court can issue the process against the accused person under section 204 CRPC. उनको तलब कर सकती है कोर्ट. अब जब ये कोर्ट ने कॉग्निजेंस ली तो कोर्ट मैजिस्ट्रेट तमाम केसेस, चालान और दूसरे प्राइवेट कंप्लेंट, इवन 302 में भी, मेरी अर्ज सुने, मैं बाद में सवाल कर रही है, सब कुछ बताऊंगा. अभी आप तमाम केसेस से मुराद इन ऑल दी ऑफेंसेस, चालान एंड प्राइवेट कंप्लेंट्स, कॉग्निजेंस जो केस आ रहा है पुलिस की तरफ से आ रहा है या प्राइवेट कंप्लेंट या वैसे, वो जो कॉग्निजेंस है वो मैजिस्ट्रेट साहब ने लेनी है. अब जो असल बात बताने वाली है कि व्हेन द मैजिस्ट्रेट, लर्नड मैजिस्ट्रेट, he perused the file, case file, and he considers that the case is not triable by me, it is triable by the session judge. He will pass an order under section 190 subsection 2. समझ आ गई? 190 सबसेक्शन 2 में वो मैजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर पास करेंगे and he will direct his staff to dispatch this file to the learned session judge. He will himself take up the case, or he may send that entrust to some other additional session judge for trial. तो वो 193 में कॉग्निजेंस लेंगे. इसमें 193 में जब सेशन जज साहब के पास, एडिशनल सेशन जज साहब के पास चली जाएगी, he will take cognizance under section 193. अब यहां तक तो आ गया, केस तो पहुंच गए. अब आगे क्या करना है? आगे ये करना है कि अब मैजिस्ट्रेट साहब ने 241 से शुरू होना है और सेशन जज साहब ने 265C से शुरू होना है. ठीक हो गया जी? अब तेज थोड़ा थोड़ा करते हैं. जब केस उनके सामने आ गया और सबसे पहली जो कोर्ट के सामने बात होती है, टू प्रोक्योर द अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन्स. जो ही केस आया, कोर्ट ने फील किया कि ये मैंने ट्रायल करना है, तो कोर्ट विल एंश्योर द प्रेजेंस ऑफ ऑल द एक्यूज्ड पर्सन्स मेंशन्ड इन द केस. अब थोड़ा सा मैं, आपका कीमती वक्त है, मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूं कि 173 की जो रिपोर्ट है, ये पुलिस रूल्स में ही सारा आपको पता चलेगा कि उसका फॉर्मेट कैसे होना है. अगर FIR कैंसिल होनी है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन तो वो भी 173 की रिपोर्ट ही है, लेकिन वो उसका फॉर्मेट, उसका फॉर्म पुलिस रूल्स में दिया गया है. वो मैजिस्ट्रेट साहब ने कैंसिल करनी है. पुलिस विल ओनली गिव इट्स फाइंडिंग कि जी मैं इसको कैंसिल कर दिया, बट इट शैल बी फॉरवर्डेड टू द कैंसिलेशन रिपोर्ट इन अ स्पेसिफिक फॉर्म जो कि पुलिस रूल्स में दिया गया है कि इस तरह होगा. दैट विल बी सबमिटेड इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट विद द रिक्वेस्ट दैट इट हैज बीन फाउंड फॉल्स, इट मे ग्रेशियसली बी कैंसिल. वो पुलिस लेके जाएगी. तो मैजिस्ट्रेट एक्चुअली हैज द अथॉरिटी टू कैंसिल द FIR. तो इसी तरह ये जो चालान करते हैं 173 का, इसकी भी जो फॉर्मेट है रिपोर्ट, क्या उसका नाम है, चालान की 173 की रिपोर्ट की, ये भी पुलिस रूल से ही आई है कि इस तरह का फॉर्म होगा, इतने कॉलम्स होंगे. तो थोड़ा सा आपको बता दूं कि पहला जो कॉलम है उसमें कंप्लेनेंट का नाम लिखा जाए. दूसरे कॉलम में, ये अहम चीज आप सुने सारे, दूसरा जो खाना है या कॉलम है उसका 173 की रिपोर्ट का, उसमें 2 तरह के मुल्जमान के नाम लिखे जाते हैं. जो यार कौन है भाई बेटा, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं. जो 173 की रिपोर्ट का कॉलम नंबर 2 है, 2 तरह के मुल्जमान के बेटा उनमें नाम लिखे जाते हैं. अगर बेगुनाह लोगों के नाम हैं तो वो नीली स्याही से लिखे जाते हैं. The persons accused who have been found not involved in the case during investigation, their names shall be placed in column number 2 with the below ink. But the persons who have been declared proclaimed offenders under section 87 CRPC, इश्तिहार जारी होता है 87 के तहत, तो वो उनके रेड इंक के साथ लिखे जाएंगे, लेकिन लिखे कॉलम नंबर 2 में ही जाएंगे.
अब जो कॉलम नंबर 3 और 4 है ये मुल्जमान के जो गिल्टी डिक्लेयर हो गए, और इसके बाद फिर नेक्स्ट कॉलम जो है वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस का है कि ये गवाह पेश हो जाएंगे, फिर उसके बाद वो सारी फाइंडिंग। तो आपने केस पूरे को अगर सारे को ट्रैवल करना है ना 1-2 डॉक्यूमेंट्स में, तो वो 173 की रिपोर्ट है। ये मेरी बात आप पल्ले बांध लें कि आपने अगर पूरा इन्वेस्टिगेशन और जो कुछ हुआ है उसको आपने देखना है ना, अंडरस्टैंड करना है, तो यू जस्ट गो थ्रू द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 उसमें सारा कुछ लिखा होता है। अगर 173 की रिपोर्ट में आईओ ने पैसे लेके लिख दी हो तो उसको कैसे चैलेंज करेंगे? क्या इन्वेस्टिगेशन जो है वो आईओ की 173 कोर्ट ले लेती है, कोर्ट मैं सवालों जवाब का आंसर बाद में ना रखें, जो कोर्ट जो कॉग्निजेंस जब कोर्ट ले लेती है तो सारे इश्यूज फिर कोर्ट के सामने हो जाते हैं। तो अगर किसी देखें जो खिजर हयात केस है PLD 2005 लाहौर 473, ये लैंडमार्क जजमेंट, ये लैंडमार्क जजमेंट है। ये पुलिस के बारे में जो ग्रीवांसेस हैं अगर आपकी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पर्चा दर्ज होता है, पर्चा नहीं दर्ज होता फर्ज कर लें, एनी ग्रीवांस, ये आपका सवाल का जवाब है, एनी ग्रीवांस अबाउट द पुलिस फॉर एग्जांपल फॉर फेलियर ऑफ पुलिस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, अगर वो नहीं करते तो 22 से 22B में ये खिजर हयात केस जो मैंने अभी अरेस्ट किया है, PLD 2005 लाहौर 473 गालबन पेज है, और ये हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस आसफ सईद खान खोसा साहब ने किए है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि ये एक और तस्वर जो मैं रास्ते में छोड़ गया, आपको बताना जरूरी है कि पहले होता था गिलमा भुट्टो का केस था बड़ा मशहूर कि एक केस की मल्टीपल FIRs हो जाते हैं, 2, 3, 4, 5 हो जाते थे। लेकिन ये सुगरा बीबी केस एक आया, 7 रुकनी बेंच ने दिया है, सुगरा बीबी केस, उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये मल्टीपल FIRs पे जो है वो इट हैज क्रिएटेड बार एंड एवरी वर्शन आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR shall be incorporated under section 161 CRPC in the same FIR। हाँ जी, ये तो जितनी भी ग्रीवांसेज हैं आपकी, अगर जिस तरह भाई ने कहा कि जी पुलिस ऐसे करती है तो ये करती है, तो वो खिजर हयात केस जो है PLD 2005 वो आपकी हेल्प के लिए आएगा। 22 से 22B में 25 सेक्शन को साथ मिला के तो आप इसको पढ़ेंगे 22A, 22B एंड रेड विद सेक्शन 25 CRPC। तो ये सेशन जजेस हैव बीन कन्फर्ड विद द पावर ऑफ जस्टिस ऑफ पीस। सो इसमें जितनी भी है कि जी इन्वेस्टिगेशन हमारा पर्चा नहीं कट रहा, failure of police in registration of FIR, failure of police in transfer of investigation, failure of police addition of any section of the PPC या कोई और, failure of police to arrest the accused for harassment causing unjustified and harassment, जो भी है आप ये 22 पुलिस के खिलाफ आपकी कोई ग्रीवांस है तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम सेक्शन 22 से 22B एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस की, ये जो खिजर हयात केस। अब हम पहुंचे हुए थे जी कि ये जो ट्रायल, ठीक है जी, कोई और, हाँ, तो जब ये ट्रायल शुरू होना है तो कोर्ट ने सबसे पहले इंश्योर करना है टू प्रोक्योर द अटेंडेंस ऑफ द accused persons, attendance of the accused। तो जब वो अटेंडेंस हो गई तो उसको फिर मैजिस्ट्रियल कोर्ट में, जैसे मैंने अर्ज किया कि 241A से प्रोसीजर शुरू होता है ट्रायल का, और जो सेशंस कोर्ट है इसमें 265C से प्रोसीजर ट्रायल का शुरू होता है। तो जो एक्यूज्ड है उसको सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स और प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट्स 241A पढ़े, उसमें जो तफसील लिखी हुई है कि जो द केसेस विच हैव बीन इंस्टीट्यूटेड अपॉन द पुलिस रिपोर्ट, उसमें ये डॉक्यूमेंट देने
and the cases which have been instituted on the basis of private complaint, उसमें ये डॉक्यूमेंट देने, आपने 241A और 265C को पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें आपको उसमें से मिल जाएंगी। और अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलता तो इस पे बेशुमार जजमेंट आ चुकी हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट है, खा प्रोसिक्यूशन को फेवर कर रहा है नहीं कर रहा, मुल्जम को कर रहा है नहीं कर रहा, मुल्जम अगर रिक्वेस्ट करता है कि जी हमें वो दी जाए डॉक्यूमेंट की कॉपी 265C में या 241A में, तो वो उसको कॉपीज जो है ना वो मिलेंगी। ये इस पे मतलब जजमेंट आ चुकी है। तो 7 days जो है वो 7 दिन पहले चार्ज फ्रेम होने से 7 दिन पहले ये कॉपीज जो है ना वो डिलीवर होनी। तो जब ये कॉपीज डिलीवर हो गई तो इसके बाद नेक्स्ट फेज आता है चार्ज फ्रेम होने का, 242 और उधर 265D। तो अब मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स के अंदर 249 एक सेक्शन है, जबकि सेशंस कोर्ट में 265K सेक्शन है, 265K। वो ये कहते हैं कि ये नॉर्मल जो रूटीन का प्रोसीजर है एविडेंस रिचार्ज फ्रेम करने का, एविडेंस रिकॉर्ड करने का या डिफेंस एविडेंस देने का या जो भी जजमेंट आनी फाइनल, इस अगर इफ द चार्ज इज ग्राउंडलेस and there is no probability of conviction of the accused, if court considers that after hearing the prosecutor and the accused, if court considers on the application of the accused that the charge is groundless and there is no probability of conviction of the accused, court may acquit even premature stage before framing of charge. ये 249A CRPC मैजिस्ट्रियल पावर्स है और 265K सेशन जज सब की पावर है कि वो एट एनी स्टेज पावर ऑफ कोर्ट, मैजिस्ट्रेट एंड सेशन कोर्ट टू एक्विट द अक्यूज्ड एट एनी स्टेज ऑफ द केस, तो किसी भी स्टेज के ऊपर। और ये बड़ी बड़ी कह लें कि बड़ी जबरदस्त है। और मुल्जम अगर देखता है कि मेरे खिलाफ तो कोई एविडेंस नहीं है, यू कैन फाइल एप्लीकेशन फॉर प्री मैच्योर एक्विट कोर्ट के अंदर। अब सबसे अहम जो मैं बात आपसे करना जा रहा हूं कि जब आपके पास ट्रायल आए और आपने सबसे पहले देखना है कि क्या आपका जो एक्यूज्ड है वो जुवेनाइल तो नहीं है, वो जुवेनाइल तो नहीं है, क्योंकि आप यू आर इक्विप्ड विद द लॉ, आपके पास सारा ये लॉ है, आपने वो तो उसको तो नहीं पता। तो आपने सबसे पहले जो चीजें आपके अपने ट्रायल में जाना है उसकी प्रेपरेशन करनी है। और मैं आपको एक ये नसीहत करता हूं बेटा, जिसने ट्रायल्स करने हैं ना, वो जितने भी डॉक्यूमेंट केस के हों वो लेके इंश्योर करे कि लेजिबल कॉपीज हैं, हर लफ्ज को पढ़ें। और फिर दूसरी बात कि एक रजिस्टर लें, जो भी ट्रायल करें अगर उसमें एक मुल्जम है तो छोटा रजिस्टर ले ले, मुल्जमों की तादाद बढ़ती जाती है तो वो फिर केस थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा उससे मोटा ले ले। लेकिन ये जो रजिस्टर है ना, इस पे जब आप केस को तैयार करेंगे तो ये सेफ हो जाती है चीज। तो जो भी कोई ट्रायल करना चाहे तो मेरी आपको यही है नसीहत कि आप एक हर ट्रायल में आप एक रजिस्टर रखा करें, ठीक है जी। तो जब भी आप केस में एंटर हो तो आपने ये देखना है कि क्या मेरा जो एक्यूज्ड है ही इज नॉट अ जुवेनाइल ऑफेंडर। तो अगर वो आप इंक्वायरी करें, उसके वालिद साहब से पूछें, उससे पूछें अभी तेरी एज क्या है। तो अगर ये वो जुवेनाइल है तो सबसे पहला जो काम है ना वो ये है कि सेक्शन 8 के तहत जुवेनाइल जस्टिस
एक्ट जो है 2018 का, उसकी सेक्शन 8 के तहत फौरन जज सबको दरख्वास्त दें कि the accused is juvenile, his date of birth is so and so, और I have appended these which is evident from the documents. ये जो उसका date of birth certificate है या school living certificate है या कोई भी है, ये जनाब वो है, तो he may graciously be declared as juvenile. So first, your foremost duty is that you immediately file, क्योंकि उसी स्टेज पे वो फाइल करनी है. जितना लिंगर ऑन होगा वो हमारे लिए अच्छा नहीं, accused के लिए नहीं. So you immediately file an application under section 8 of the Juvenile Justice System Act 2018 for the declaration of the accused as juvenile. उस पे फिर वो नोटिस होगा, दूसरी पार्टी आएगी, उस पे बहस होगी, सारा कुछ होगा. तो उस पे इन डॉक्यूमेंट को रिलाई करने के साथ साथ कोर्ट जो है वो ऑसिफिकेशन टेस्ट भी करवा सकते हैं, जो बोन मैरो से होता है कि डॉक्टर्स को लिख देते हैं कि भी इसका एग्जामिन करें, इसको ऑसिफिकेशन टेस्ट करें और बताएं कि इसकी एज क्या है. तो फिर वो डॉक्टर्स लिख के अप्रॉक्सीमेट वो उसका उनका एक तरीका है कि जी इतने से इतने के दरमियान है, वो एक है, तो वो फिर पता चल जाता है कि जी ये. सो सारी एविडेंस होने के बाद, एक बाकायदा इंक्वायरी होने के बाद, एविडेंस आने के बाद कोर्ट जो है, ट्रायल कोर्ट अगर उसको जुवेनाइल डिक्लेयर कर दे तो कोर्ट खुद भी कर सकती है, लेकिन आप दरख्वास्त दें कि इसका सेपरेट चालान जो है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के तहत बाकी जो अडल्ट एक्यूज्ड है उनसे अलग करके SHO में कंसर्न में काइंडली बी डायरेक्टेड टू फर्निश ए सेपरेट रिपोर्ट अंडर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 ताकि इसका ट्रायल जो है वो सेपरेटली हो. ये बहुत आम. इसके साथ साथ मतलब बोर तो नहीं करता भैया, इन्वॉल्व हो मेरे नाल, हाँ इन्वॉल्व रहना है, समझ आएगी. अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बात, ये बड़ी अहम बात है बेटा, सबसे अहम बात आप ज़हन में रखिएगा. एक तो आपने ये देखा कि जुवेनाइल है बच्चा एक्यूज्ड, आपने उसके लिए फिर उस जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट जो है 2018 का दी जो कंसेशंस उसके अंदर है, यू विल फाइट फॉर योर एक्यूज्ड, योर होम यू आर रिप्रेजेंटिंग, कि वो उसमें चूंकि फॉल कर गया, अब उसकी जितनी भी कंसेशंस उसके अंदर दी गई हैं वो आपके उसको एक्यूज्ड को मिले, बिकॉज यू आर डिफेंडिंग, यू आर अ डिफेंस काउंसिल, आपके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप डिफेंस कर रहे हो उसका. तो ये उसके अंदर एक फिर तो एकदम उसका जो है वो स्टेटस चेंज हो जाए. ठीक हो गया. तो उसके बाद एक और बात, ये भाई बेटा ये तवज्जो से सुने, ये अहम चीज है, कुड़ा मुंडे बेटा तवज्जो ना सुनो, ये अहम चीज बता रहा हूं आपको, ये बड़ी अहम बात बताने लगा हूं. अगर आप इस पे भी इंक्वायर करें कि वेदर द एक्यूज्ड, एक तो जुवेनाइलिटी के बारे में आपने इंक्वायर किया है और पता चला कि जी हाँ जुवेनाइल है, अगर आपको पता चलता है कि योर एक्यूज्ड इज लुनेटिक, क्या लुनेटिक, एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल एलिमेंट, कि वो बीमार है, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग्स, तो 465, 64, 65, 66 ये 3 सेक्शंस हैं, दोस विल कम इनटू प्ले CRPC के, कि वो मेंटली तौर पे रिटार्टेड है, ही इज अ डीरेंज्ड पर्सन. तो इमीडिएटली you will file, you are supposed to file an application to the learned trial court that he may be declared as mentally not fit because he is unable to understand the proceedings against him. So please declare him that he is suffering from so and so disease and he is not fit for facing the trial before the court. ये बहुत बड़ी एक अहम, इस पे मैं आपको एक ऐसी खूबसूरत जजमेंट देने जा रहा हूँ, यकीन जाने उस पे, तो वो अभी मैं आपको उसका बताऊंगा तो आप सारे कहेंगे आशाश कर उठे. हाँ, इस पे जो लैंडमार्क जजमेंट आई वो मैं उसके फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा, मेरी आपकी तवज्जो चाहिए मुझे. ये सफिया बानो केस है, एक बड़ा मशहूर, इमदाद हुसैन उसका मियाँ था, क्या बात है,
ओहो वंडरफुल केस PLD 2021 लिखें बेटा, लिखो सारे लिखो। PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 173 पेज या 488 सॉरी 488 पेज 488। ये लैंडमार्क बेटा जजमेंट है और ये एक ऐसी खातून की कहानी है सफिया बानो की जिसको मैं सैल्यूट करता हूं कि उसका मेंटली रिटॉर्टेड खामद सजाए मौत हुई और उसके लिए जो उसने फाइट किया है, आई सैल्यूट रियली, आई अप्रिशिएट हर एफर्ट्स कि एक खातून ने अपने इस तरह के हेलो ए देखिए काम दी चीज दसना मना इस तरह होंगे और बाद आ जाओ तुसी। अच्छा ये बेटा सुनने की बात है। सफिया बीबी's husband इमदाद अली was arraigned in a murder case in the Burewala district Wahadi, and in the trial court there was no lawyer, nobody was lawyer of her husband Imdad Hussain, and the court in a murder case or any other case which entails the capital punishment, it is the duty of the court to provide a lawyer to the accused. So some lawyer on state expenses was provided to the Imdad Hussain, where he submitted an application under section 465 CRPC, 466 CRPC that he is mentally retarded person, 84 CRPC का बेनिफिट लेने के लिए। किसका? सेक्शन 84 CRPC का बेनिफिट लेने के लिए, यानी PPC का बेनिफिट लेने के लिए he submitted an application to the trial court additional session judge बूरेवाला कि जी मेरा मुल्ज़म जो है he is suffering from some mental ailment, so that application was dismissed. The doctor was called, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, इसके बावजूद उसकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया। फिर देन हाई कोर्ट में मैटर आया, हाई कोर्ट में वो डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन हुआ। उसके बाद ट्रायल शुरू हुआ। एट द एंड ऑफ द ट्रायल सफिया बानो द वाइफ ऑफ इमदाद हुसैन accused appeared as a defense witness in his favor of her husband to support his plea of mentally unsoundness, that he is suffering from some mental disease. So she appeared as a defense witness कि मैंने 3-4 bench of the larger bench of the Honorable Supreme Court, they considered the stance taken by Safia Bano, and they directed the Islamabad authorities to constitute a board of specialists, 3 specialists का, जो बड़े न्यूरो के और जो मेंटल डिजीजेस को जो डील करते हैं डॉक्टर्स, उनके बोर्ड की डायरेक्शन दी। There shall be 3 expert doctors. In the meantime, the IG Prisons Punjab also filed a review petition in the Supreme Court, and the Honorable Supreme Court directed the concerned authorities to club some other cases of similar nature, identical cases, और उनका भी बोर्ड करवाएं। कोई गुलाम हुसैन था, कोई सकीना बीबी थी, कोई इस तरह के और भी 2-3 लोग थे। So the board was conducted, and the board gave the finding that he is suffering from mental disease. And when the report was submitted, it was a jubilant time for that Safia Bibi. She was successful in all spheres. और वो वहाँ पे जाके जब ये रिपोर्ट आई तो सब ने उसको अप्रिशिएट किया, उस खातून बेचारी को, और उसकी लॉयल्टी को अपने हस्बैंड के साथ, कि जो एक सजाए मौत का कैदी था और ज़हनी मरीज था, उसके लिए उसकी बीवी वफा की पैकर कितना लड़ी कि जब सारे सिस्टम ने उसको छोड़ दिया वो फिर भी लड़ती रही, और अल्टीमेटली हिज डेथ सेंटेंस
was converted into life imprisonment. So this is a case, beta, this is a case of Safiya Bano, Imdad Hussein's case, Safiya Bano's case, beta. یہ ہے کیس. اس کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ بیٹا سارے پڑھو دل کے ساتھ. اس میں آپ کو جتنے بھی جو پولیس یہ جو پریزنز رولز ہیں, جو مینٹل ایلمنٹ کے حوالے سے جو ہمارے لاز ہیں, جتنے بھی پریویس اس طرح کے جو ریفرنسز ہیں وہ سارے آپ کو ملیں گے. فورن جیورسڈکشن کے بھی اور ہماری پاکستانی جیورسڈکشن کے بھی سارے کیسز آپ کو ملیں گے. اور میرا بھی ایک کیس یہ مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ دیر واز اے کیس ان وچ آئی ریپرزینٹیڈ اے کلائنٹ ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان ویئر ان اس کو ڈیتھ پینلٹی ایوارڈ ہوئی. یار بیٹا سنیں, اس کو ڈیتھ پینلٹی ایوارڈ ہوئی اور اس کے بعد اپنا سپریم کورٹ سے اس کی جو کنسرن اس کی ایپلیٹ اتھارٹی تھی وہاں سے وہ اس کی ہوئی کنفرم, اور پھر اس کی پریزیڈنٹ صاحب نے بھی مرسی پٹیشن ڈسمس کی, اور پھر ان کی ریٹ پٹیشن بھی ڈسمس ہوئی. اس کے بعد ہی his father came forward in the Lahore High Court. I was not the counsel in the High Court. His father filed a writ petition in the High Court that when they knew that black warrants for his execution were going to be issued by the competent authority, his father came in the High Court, filed a writ petition seeking constitution of a medical board that his son is suffering from some mental ailment, but his application was dismissed. Then they engaged me in the Supreme Court of Pakistan. I went in Islamabad, I filed petition, came up before the Honorable Supreme Court, and I relied upon the Safiya Bano's case. And I got the relief. The case was remanded to the High Court, which is still pending. So I feel indebted to the Safiya Bano too. میں خود بھی اس کا انڈیپٹیڈ ہوں کہ اس کے کیس کی وجہ سے میرے کیس کے اندر بھی مجھے ریلیف ملا. سو اٹ از اے لینڈ مارک ججمنٹ. آپ لوگوں نے اس کو سب نے پڑھنا ہے. اس صفیہ بی بی کا جو کیس ہے کہ بھئی اس کے ساتھ ساتھ اور بھی آپ چارج فریم ہونے سے پہلے یہ ایک دو چیزیں میں نے کہا کہ آپ نے ان کو دھیان میں رکھنا ہے. ان کو دھیان میں رکھنا ہے کہ ملزم کوئی ذہنی طور پہ کوئی اس کا کوئی ایشو تو نہیں ہے, وہ جوبینائل تو نہیں ہے, اور یہ جب سٹیجز گزر جاتی ہیں پھر اس کو ریکٹیفائی کرنا یہ اسی سٹیج پہ آپ کو انیشل سٹیجز کے اوپر ہی آپ کو کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بات بتا دوں کہ جو کمپاؤنڈیبل offenses ہیں ان میں 345 CRPC will come into play. اگر کوئی راضی نامہ ہوا ہے کسی کمپاؤنڈیبل offense میں تو 345 CRPC. بیٹا آپ دیکھیں گے میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ نے پریکٹیکل کرنا ہے تو آپ کو سامنے آنی ہے, آپ نے ان سے مدد لینی ہے. میں صرف آپ کو اس تناظر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تاکہ 345 CRPC میں اس کا جو کالم بنے ہوا ہے لکھا ہوا ہے کہ 302 ہیں تو کون کون کمپرومائز کر سکتا ہے. اس کے اگینسٹ ہر offense کے اگینسٹ وہ لوگ لکھے ہوئے ہیں, دا لیگل ایئرس انجرڈ جو کمپیٹنٹ ہیں. اب جب ایویڈنس کی بات ہوتی ہے چارج فریم ہونے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ایویڈنس ہے جو وٹنسز ریکارڈ ہوئے ہیں, جو وٹنسز 161 کے یا 164 کا ڈیورنگ انویسٹیگیشن میجسٹریٹ صاحب نے
किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड किया हुआ है 364 के प्रोसीजर को लगा के, किसको 164 रेड विद 364 का प्रोसीजर लगा के उसकी 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की हुई है और उसमें उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिन भी मिला हुआ है और बाकी भी कोई ऐसी एविडेंस है, तो आपको एक एक फर्द जुर्म या एंटर होने से पहले कोर्ट में आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और एक और बेटा ये याद रखिएगा कि मैं आपको जो बात बताने लगा हूं ना, ये जिसने ट्रायल करना है, अगर मैं जिंदा रहा तो मैनू आके तुसी ना मेरे नाल चाह पिया करोगे, मैनू तुसी whenever you are going to enter in the trial, बड़ी अहम बात है जो 342 CRPC में सवाल किया जाता है, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा 342 की स्टेटमेंट होती क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, वो है क्या, वो आगे जाके बताऊंगा। लेकिन उसमें एक सवाल पूछा जाता है, नोट करें, इसको लिख लें कि वाई द केस अगेंस्ट यू, क्या वाई द केस अगेंस्ट यू, अदालत पूछती है मुलजम से वाई द केस अगेंस्ट यू एंड वाई द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैव डिपोज्ड अगेंस्ट यू। ये बेसिकली इस सवाल के जवाब में आपका डिफेंस आना है, इस सवाल के जवाब में आपका डिफेंस आना है, जो आप डिफेंस लेना चाहते हो। लेकिन ये वाला सवाल ये स्टेज बाद की है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद ये रिकॉर्ड होती है, लेकिन इसका जवाब आपको कोर्ट में ट्रायल शुरू होने से पहले आपको आना चाहिए। ये जिंदगी की एक मेरी नसीहत बेटा, याद रखें, ये नोट करें कि द आंसर, द डिफेंस प्ली which you are going to take during the trial proceeding of trial as a defense counsel, you have to prepare before entering into the trial. Though it will come at the later stage when your statement is to be recorded by the trial court under section 342 CRPC without oath, but you have to prepare this answer before entering into the trial. This will. और ये उधर जो आपने करना है, क्या उसका नाम है, 342 की स्टेटमेंट में, ये आपने जितने भी विटनेसेस आने हैं डिफेंस के, बेटा सबको सजेस्ट करनी है। क्या करना है? हाँ, प्रोसिक्यूशन के जितने विटनेसेस आने हैं, आपने ये वाली चीज लो जी, मैं इसको अपना ये थोड़ी देर में 3-4 मिनट में हम ब्रेक करेंगे 15 मिनट की, और उसके बाद फिर इस पे मजीद आपको मैं इसको अब ब्रेक करना चाहते हो ना 15 मिनट दी 15 मिनट भाई ये जो कहाँ क्या मैं कह रहा था, हाँ ये बेटा ये आपने पहले तैयार करना है, ये मेरी जिंदगी का 35 साल की जिंदगी का निचोड़ है पुत्र। सर ये तो आपने कह दिया फ्यूज साइड की, मतलब दूसरी साइड से क्या अगर हम वो 84 पढ़े 85 पढ़े 384 385 CRPC का, वो यू हैव टू वर्क मतलब वो प्रोसिक्यूटर साहब के साथ आपने मिलके करना है। तो क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा आपने ये रूल तो बता दिया कि फ्यूज वाली साइड से ये होना चाहिए, जी जी, तो दूसरी साइड से जो है वो आप प्रोसिक्यूशन साइड से आपको क्या करना चाहिए जिसके लिए आप तैयार हो? मैं अच्छा देखें जी, ये प्रोसिक्यूशन के तो जो केस उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है उसके मुताबिक ही आपने करना है, अदरवाइज इम्प्रूवमेंट नहीं आप कर सकते। हाँ, इम्प्रूवमेंट करेंगे तो वो जो है ना वो खराबी पैदा करती है। अब जी इसमें मुख्तसर मैं करके इसको वाइंड अप करने जा रहा हूँ कि जब चार्ज फ्रेम होगा 242 में, और फिर उसके बाद कोर्ट पूछेगी कि डू यू प्लीड गिल्टी, सुनो बेटा सुनो, डू यू प्लीड गिल्टी, तो अगर वो कहता है यस आई प्लीड गिल्टी, तो
243 में कोर्ट जो है उसको कन्विक्ट करेगी। क्या करेगा? और अगर वो कहते हैं आई डू नॉट प्लीड गिल्टी, तो फिर 244 में वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस को सम्मन करेंगे और फिर डिफेंस एविडेंस लेटर स्टेज के ऊपर करेंगे और देन 245 आगे चल के तो वो उस पर वो जजमेंट वगैरह वो सारा आगे वो आ जाएगा। लेकिन मैं ये जो इससे पहले 342 के हवाले से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि 342 बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है मुल्ज़म का। दिस इज विदाउट ओथ। 342 विदाउट ओथ स्टेटमेंट है सीआरपीसी की, और ये इट इज बेसिकली ए कोर्ट क्वेश्चनिंग। इट इज एन एनेबलिंग प्रोविजन ऑफ लॉ विच कम्स आफ्टर द क्लोज ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस। एंड इन इसके प्रिंसिपल दो हैं बेटा। एक प्रिंसिपल ये है कि एनी इंक्रिमिनेटिंग पीस ऑफ एविडेंस इफ नॉट पुट टू द अक्यूज्ड इट शैल नॉट बी रेड अगेंस्ट हिम। कि अगर कोई एविडेंस प्रोसिक्यूशन लेके आई है और वो उसको पुट नहीं किया गया 342 स्टेटमेंट के तहत, इट शैल नॉट बी रेड अगेंस्ट हिम। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि अगर उसने इवन कन्फेशन भी कर लिया उसके अंदर, इंक्रिमिनेटिंग पार्ट है उसका, एंटायरिटी का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होना 342 की स्टेटमेंट के ऊपर, टोटलिटी का। कि ये नहीं कि उसने कहा जी हाँ जी पिस्टल से मैंने फायर किया था, तो सिर्फ जो उसके खिलाफ जा रही है बात वो तो प्रोसिक्यूशन उसके खिलाफ इस्तेमाल हो, लेकिन जो वो अपनी फेवर में बात कर रहा है वो उसके खिलाफ नहीं। सो द प्रिंसिपल ऑफ एंटायरिटी शैल बी एप्लीकेबल। या टोटल डिस्कार्ड कर देनी है, रिजेक्ट कर देनी है एविडेंस, या टोटल एक्सेप्ट करनी है एविडेंस। तो मेरी ये है कि इसके दो बेसिक प्रिंसिपल आप याद रखिएगा, बड़े अहम प्रिंसिपल है कि जो कोर्ट है वो जितना भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल प्रोसिक्यूशन लेके आई होती है वो सारा सवालात की शक्ल में मुल्ज़म को पुट करती है कि ये पिस्टल आपसे बरामद हुआ, ये मैच होगी चीज़ें, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, ये खून आलूद मट्टी आ गई है, ये रिपोर्ट बैलिस्टिक एक्सपर्ट की आ गई है, ये फलां। Everything, every incriminating piece of evidence shall be confronted and put to the accused under section 342 in the shape of questions, और अगर नहीं पुट किया गया वो उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ एंटायरिटी शैल बी एप्लीकेबल, ये जनाब है। और 340 सबसेक्शन 2 एक स्टेटमेंट है, वो नॉर्मली नहीं होती, वो ऑन ओथ होती है, लेकिन 342 की स्टेटमेंट। एक और जो अहम बात आपको बताना चाहता हूं, आप नोट कर लें कि अगर मुल्ज़म प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद 342 की स्टेटमेंट में एक सवाल आता है कि आप डू यू वांट टू प्रोड्यूस डिफेंस एविडेंस, एक सवाल होता है, उसके जवाब में अगर वो कहता है यस, ये बड़ी अहम चीज आपको बता रहा हूं बेटा, अगर वो कहता है यस आई वांट टू प्रोड्यूस डिफेंस एविडेंस, तो ऐसी एविडेंस है, कोई शख्स है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई चीज है, फर्ज कर लें ये वाला बोर्ड है, या कोई ये टीवी जो स्क्रीन नजर आ रही है ये है, या ये किताबें हैं इधर पड़ी हुई हैं ये चीज है, तो फिर इधर तो वो नहीं आके ले जा सकता। सो 265F7 इसमें ही विल सबमिट एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर इशुएंस ऑफ प्रोसेस, कोर्ट प्रोसेस के जरिए डिफेंस एविडेंस बुलाई जाए। रेड विद सेक्शन 94 सेक्शन के तहत कोई डॉक्यूमेंट भी कहीं पड़ा हुआ है तो वो उसको कहेगा कि जी ये अदालत जो है वो हुक्म कर सकती है। कोई बड़ी सी बड़ी चीज भी, थिंग का लफ्ज है, एनी डॉक्यूमेंट और थिंग और एनी एविडेंस जो मुल्जम पेश करना चाहता है उसके बस में नहीं है कि इट इज नॉट इन माई डोमेन। So the court may graciously issue process for the production of that document, that thing, or any person who he wants to produce in the court as a defense witness. वो कोर्ट प्रोसेस जारी करेगी, वो हुक्म देगी कि ये चीज पेश की जाए जिसके कब्जे में, और जो शख्स है उसको बुलाएगी, हाँ भाई, एंड अगर कोई चीज है तो वो भी उठा के लाओ, कोई ट्रक है, कोई और मशीन है, या कोई भी चीज है। सो 265F7, तो अब ये भाई फिर उसके बाद जजमेंट आ जाएगी। तो ये मेरी आपसे है कि अब हम थोड़ी सी ब्रेक करते हैं 15 मिनट की,
اور پھر باقی پھر تھوڑا ہائی کورٹ کے حوالے سے جو اپیلیٹ ورک ہے میں تھوڑا بہت وہ آپ کو وہ بھی سمجھا. کچھ آپ کو میں کنوے کر پایا ہوں ہے جی. آئی لو یو آل. تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو بیٹا. تھینک یو تھینک یو. اوے پانی دیو یار, جو مرضی پلا دے ٹائم مزیدار جی پلا. ادھر آ جاؤ, معاف کر دینا یار. میں اچھا آپ کو کہوں گا ایک ججمنٹ آپ نوٹ کریں پلیز. یہ بڑا لینڈ مارک ججمنٹ ہے بیل کے اوپر بیٹا. پی ایل ڈی 1986 سپریم کورٹ 173. یہ آپ کو ہمیشہ اس کے بعد بھی ججمنٹ آئی, تھوڑی ویو چینج ہوا, ریویو ہوئی, لیکن بیسک ججمنٹ یہ ہے. یہ زبیر کیس مشہور ہے, اس کا زبیر کیس. کیا زبیر کیس؟ یہ اس میں جو بیسک پرنسپل ہے, سنیں بیٹا سنیں, یہ آپ کو کام آنے والی چیزیں, یہ ہمیشہ ساتھ چلنی ہے. اس کے بعد ویو تھوڑا سا چینج ہوا, لیکن بیسک ججمنٹ یہی ہے کہ بیل کے حوالے سے کہ اینی بیل. جی اچھا جی, یہ بیٹا پی ایل ڈی 1986 سپریم کورٹ 173 زبیر کیس. اٹس اے ویری فیمس کیس, ویری لینڈ مارک ججمنٹ rendered by the Honorable Supreme Court of Pakistan. اس میں جو اس کی ریشو ہے, ریشو ڈیسیڈنڈی, the principle laid down by the August Supreme Court of Pakistan that any bail of an accused dealt by a court shall be in subsequent bail application. The same judge will deal with that bail application of this said accused or any other co-accused. Jitni bhi aayenge subsequent bail applications, the same court will decide those matters in order to avoid the conflicting judgments. So this is a landmark judgment. Isko aap padhe. اور بیٹا جو میں نے زندگی میں سیکھا ہے کہ کبھی بھی جو اگر کوئی پہلے بیل اپلیکیشن ڈیسائیڈ ہوئی ہے تو سپریم کورٹ کا حکم ہے, ایک ججمنٹ ہے کہ دس از دی ڈیوٹی آف دی لائر. یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. دس از اے ججمنٹ بائی دی آنریبل سپریم کورٹ دیٹ دس از دی ڈیوٹی آف دی لائر ہو از فائلنگ دی بیل اپلیکیشن ٹو مینشن ان دی ہیڈ نوٹ آن دی باٹم آف دی بیل اپلیکیشن the decisions along with the bail petitions of previous bail petitions decided by the courts. وہ ساتھ اٹیچ کرنے ہیں, ان کو مینشن کرنا ہے کہ اس میں اس ملزم. یار بیٹا ہیلو, خاموشی. جو it is the duty of the counsel who is filing the bail application to mention the details of previous orders of the accused petitioner جو فائل کر رہا ہے یا کو accused کے بارے میں جتنی بھی بیل پٹیشن ہے, کوئی الاؤ ہوئی ہے یا ڈسمس ہوئی ہے, ان کے آرڈرز اور پٹیشن ساتھ لگائیں. یہ ضروری ہے. اور آپ نے بھی اس پریکٹس کو مطلب اپنی پریکٹس کا حصہ بنانا ہے. آپ بڑے سکون میں اور اچھی پریکٹس کریں گے. ان چیزوں سے ایک وکیل پریکٹیشنر لائر کے اندر کانفیڈنس آتا ہے, وہ بڑی خوشی کے ساتھ بڑا ہیلدی ان اے ویری کانجینیئر ایٹماسفیئر وہ ورک کرتا ہے, پھر بڑی ذمہ داری کے ساتھ. اگر آپ ان چیزوں کی احتیاط کریں گے, جب آپ ساتھ ساری چیزیں لگا دیں گے پٹیشن میں ہوگی تو پھر ہر چیز جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گی. تو یہ زبیر کیس جو ہے آپ جو میں آپ کو لکھوا رہا ہوں, آپ نے سب نے وہ ججمنٹ پڑھنی ہے. اب اس کے بعد ایک اور ججمنٹ نوٹ کریں. ایک آرٹیکل ہے 164 QSO کا. یہ بڑا امپورٹنٹ آرٹیکل بیٹا, کہ یہ کہتا ہے کہ ایویڈنس کلیکٹڈ تھرو ماڈرن ڈیوائسز. مطلب یہ میرا موبائل ہے, میں اس سے کوئی ویڈیو بنا لیتا ہوں کسی اکرنس کی, کسی ایسے وقوعے کی یا کوئی بھی, تو یہ
या कोई रिकॉर्डिंग हो जाती है टेलीफोन कॉल की, या वैसे कोई रिकॉर्डिंग हो जाती है किसी चीज की कन्वर्सेशन हो जाती है, तो 164 says QSO 1984 that the evidence collected through modern devices is admissible evidence, but what is the procedure, what is the requirement? ये ऐसे तो नहीं कि खींचा तो दे दिया USB में लोड करके, नहीं। तो इसके लिए जो लैंडमार्क जजमेंट है वो नोट करें। PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 675 लिख लिया। PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 675 इश्तियाक अहमद मिर्जा केस, इश्तियाक अहमद मिर्जा वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो अब इस पे मैं जल्दी आपको वो चीजें बताता हूं कि जो रिक्वायरमेंट है कि क्या करना है, आपने अपने गौर से सुनना है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग द एविडेंस ऑफ वीडियो एंड ऑडियो एविडेंस इन द कोर्ट ड्यूरिंग ट्रायल। ये क्या चीजें चाहिए, व्हाट रिक्वायरमेंट्स, क्या चीजें चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट, इस जजमेंट में कहा है, हुक्म दिया है, उसको 189 में हम सब ने फॉलो करना है। 189 आर्टिकल कहता है कि एनी जजमेंट रेंडर्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन विच सम प्रिंसिपल्स हैज बीन लेड डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट इज बाइंडिंग अपॉन एवरीबॉडी हु इज वर्किंग, जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट्स, फेडरल शरीयत कोर्ट या दूसरी कोर्ट्स। तो ये रिक्वायरमेंट जो हुक्म हुआ इस जजमेंट में, वो जरा काइंडली देखिएगा, सुने गौर से, ये आपको काम आने वाली है। आर्टिकल 164 QSO 1984 पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी एक्ट सेक्शन 93 ऑडियो टेप और वीडियो प्रूविंग ऑफ, ये बहुत अहम है। आर्टिकल 164 एडमिसिबिलिटी इन एविडेंस, रिक्वायरमेंट फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ एन, भाई जो बोल रहा है ना वो चुप कर जाए बेटा, चुप कर जाए, आपके लिए ये हो रहा है। काइंडली ऑब्जर्व साइलेंस, हियर मी, लिसन मी, आई हैव स्पेयर्ड अ वेरी प्रेशियस टाइम फॉर यू गाइस, आप हमारा एसेट हैं, आई हैव स्पेयर्ड प्रेशियस टाइम, बेटा गौर से सुनो। फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ एन ऑडियो टेप और वीडियो in evidence before a court of law and the mode and manner of proving the same before the court stated। ये है चीजें मैं बता रहा हूं जो उन्होंने हुक्म दिया है कि कैसे इसको प्रूव करना है। Following are the requirement for admissibility of an audio tape or video in evidence before a court of law and the mode and manner of proving the same before the court। ये चीजें 21 हैं, गौर से सुने। अगर एक भी मिस हो गई तो जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग एविडेंस सामने नजर आ रहा है कि वो फायर मार के बंदा मार रहा है, लेकिन वो एडमिसिबल नहीं होगी, ये 21 की 21 आपको पूरी करनी है। सो यू काइंडली लिसन वेरी केयरफुली। ये जजमेंट में लिखा हुआ है, वैसे मैं पढ़ रहा हूं जरा, कि नो ऑडियो टेप और वीडियो टेप कुड बी रिलाइड अपॉन बाय अ कोर्ट अंटिल द सेम वाज प्रूव्ड टू बी जेन्युइन एंड नॉट टेम्पर्ड विद अ डॉक्टर। ठीक है जी। A forensic report prepared by an analyst of the Provincial Forensic Science Agency in respect of an audio tape or video was per se admissible in evidence in view of provision of section 93 of the Punjab Forensic Science Agency Act 2007। कि ये इधर उन्होंने कह दिया है कि जिस तरह सेक्शन 510 CRPC है कि नॉर्मली कोई भी डॉक्यूमेंट कोई शख्स प्रिपेयर करता है विटनेस, तो उसको अदालत में आके एविडेंस देनी पड़ती है कि ये मैंने तैयार किया है, ऐसे किया, जो भी उसके कंटेंट्स है। बट सेक्शन 510 ऑफ द CRPC सेज द डॉक्यूमेंट्स विच हैव बीन मेंशन्ड, रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स जो भी उसके अंदर मेंशन है, जैसे सिरालोजिस्ट की रिपोर्ट या दूसरी रिपोर्टें, वो पर सी एडमिसिबल है। एक्सपर्ट जिसने तैयार किए हैं उसको आने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रोसिक्यूशन टेंडर कर दे तो दैट इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 510 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो यहां भी उन्होंने ये कह दिया है ये अभी कि वो जो है वो पर सी एडमिसिबल है। ए फ्रांसिक, अच्छा जी,
Under Article 164 of the QSO, it laid in the discretion of a court to allow any evidence becoming available through an audio tape or video to be produced. Accuracy of the recording must be proved, and satisfactory evidence, direct or circumstantial, had to be produced so as to rule out any possibility of tampering with the record. An audio tape or video sought to be produced in evidence must be the actual record of the conversation as and when it was made. The person recording the audio or video shall produce, वो खुद पेश करे जिसने ये रिकॉर्ड किया हुआ है. और the audio tape or video tape must be played in the court. अब जब ट्रायल हो रहा है तो वो इधर चले, must be played in the court. Any other person at the time or present at the time of making conversation or taking place of the event may also testify the conversation heard in the audio tape or the event shown in the video. The voices recorded or the persons shows properly identified. The evidence sought to be produced through an ये ज़रा थोड़ी ऐनक दा मसला है तो पढ़न च थोड़ा है. Produced through videotape had to be relevant to the controversy and otherwise admissible. Safe custody, ये बड़ा हम है. Safe custody of the audio tape or video after its preparation till production before the court must be proved. ये कैसी बात है? अगर सारा कुछ कर लिया है, but there is a suspicion, custody becomes suspect, तो इसी बुनियाद पे ये उसको नहीं पढ़ा जाएगा. The transcript of the audio tape or video must have been prepared under independent supervision and control. The person recording an audio tape or video may be a person whose part of routine duties was recording of an audio tape or video, and he should not be a person who has recorded the audio tape or video for the purpose of laying a trap to procure evidence. The source of an audio tape or video becoming available had to be disclosed. Date of acquiring the audio and the video tape by the person producing it before the court ought to be disclosed by such person. और इसी तरह एक दो और फिर दरखास्त देनी पड़ेगी कोर्ट को कि जी ये हम करना चाहते हैं. An application has to be made by the party to wishing to produce the audio or video in the court. He has to make an application, written application in the court कि ये हम करना चाहते हैं. So this is also a very landmark judgment 164 के ऊपर. इसको भी आप लोग पढ़ेंगे. एक मैं जल्दी आपको बताना चाहता हूँ कि अगर फर्ज कर लें कि आ जाता है चालान केस आ जाता है, 7 कंप्लेंट आ जाती है, तो ट्रायल कैसे होना है? प्राइवेट कंप्लेंट आ जाती है और उसी के साथ चालान भी आ जाता है. इफ द सेट ऑफ अक्यूज्ड एंड द विटनेस सेट ऑफ विटनेसेस इज द सेम, तो देन इट हैज बीन हेल्ड इन दिस वेरी लैंडमार्क जजमेंट. नूर इलाहीस केस नोट करें, ये भी पढ़ने के लायक जजमेंट है, बेसिक जजमेंट है. PLD 1966, एक मिनट बेटा, 1966, सुप्रीम कोर्ट 708, नूर इलाहीस केस, ये बेसिक जजमेंट है. इफ द सेट ऑफ अक्यूज्ड, जी बेटा, PLD 1966 66, सुप्रीम कोर्ट 708, ये बेसिक जजमेंट है कि हाउ द ट्रायल of private complaint and challan case is to be conducted by the trial court. ये क्वेश्चन सामने आ गया कि सेम सेट ऑफ एविडेंस है, सेम सेट ऑफ अक्यूज्ड है, तो क्या करे कोर्ट? तो इट हैज बीन हेल्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन दिस वेरी जजमेंट. नूर इलाहीस केस मशहूर है कि कंप्लेंट केस, ट्रायल इन कंप्लेंट केस शैल बी हेल्ड बाय द ट्रायल कोर्ट फर्स्ट, and
दी चालान केस शैल बी हेल्ड इन डोरमेंट, उसको साथ रख दिया जाए और फिर ये इसमें होगा। और जो चालान में अगर कोई विटनेसेस कोई रिकॉर्ड होने हैं तो दोज शैल बी रिकॉर्डेड एज कोर्ट विटनेसेस एंड बोथ द पार्टीज शैल बी ग्रांटेड अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। राइट, अंडरस्टैंड? अब इसमें मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूं। ये अपना एक और चीज बेटा जो मैंने जिंदगी में सीखी है आप तक कन्वे करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने ट्रायल किया है, 35 साल हो गए मुझे। आप जिसने भी ट्रायल करना है ना, आपने मौके पे जरूर जाना है जहां वाकई लिखो कि इन एवरी केस if you are, particularly if you are a defense counsel, you must inspect the place of occurrence. ये लिख लें, मेरी एक नसीहत याद रखें जिसने ट्रायल करना है डिफेंस काउंसिल। एक है सेक्शन जो पुलिस रूल्स हैं उनमें सबसे पहला काम जो है ना, आप पढ़ेंगे, मैंने लिखा है ना पुलिस रूल्स 1934 पढ़े, इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर। सबसे पहला काम जो FIR होने के बाद पता क्या होता है कि उसको हुक्म है कि भाग के जा, कहां? प्लेस ऑफ अकरेंस। दौड़ मतलब प्रिजर्व करो उस, इट शुड बी, इट हैज टू बी प्रिजर्व्ड। उत्थे जाकर टेप लगा दियो, कोई उन्हें परटर्ब ना करे, दैट एविडेंस शुड बी प्रिजर्व्ड। तो वो जाता है, उसको हुक्म है कि जा, पहला काम वो जाके तो आइयो ही प्रिपेयर्स ए, वो क्या उसको कहते हैं कि इंस्पैक्शन नोट, फर्स्ट इंस्पैक्शन नोट। पहला काम ये करता कि मैं इतने की वेख्या, ठीक है जी। इसी तरह सेक्शन 239B CRPC लिखे, इट गिव्स एम्पल पावर टू द ट्रायल कोर्ट टू इंस्पेक्ट द प्लेस ऑफ अकरेंस। हम देते हैं दरखास्तें जहां पे मुनासिब होता है कि जज साहब को, सेशन जज साहब हो या मैजिस्ट्रेट साहब हो, ट्रायल कोर्ट के जी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 239B CRPC रिक्वेस्टिंग फॉर विजिट ऑफ इंस्पेक्शन, लोकल इंस्पेक्शन, वहां पे लिखा हुआ है कि प्लेस ऑफ अकरेंस को विजिट करें। वहां पे रीजंस देके वो अगर मुनासिब हो तो कोर्ट चली जाती है, हम भी जाते हैं साथ, दोनों फ्री का आए होते हैं, जाके वो देखते हैं सारा कुछ। तो जब पुलिस वाले को हुक्म है कि जाओ, जब जज साहब को मैंडेट दिया है 239B में, तो एक बंदा जिसने कंडक्ट करना है पूरा सिस्टम का, ट्रायल कंडक्ट करना है, उसको अगर कहीं किताब ने नहीं कहा तो वो इनसे अपना विजडम प्रिंसिपल डिराइव करे कि मुझे भी जाना चाहिए इन सारी सेक्शन से। सो प्लीज, दिस इज माई एडवाइस, हम्बल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू whosoever wants to become a trial lawyer. Please, first of all, the first your job is to go to the place of occurrence. ਉਹਨੂੰ ਲੇਅਰ ਮੂਡਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਾਓ, ਕੋਈ ਟੇਪ ਫੜ ਕੇ नक्शा सामने रखो, नक्शा पकड़ो। नक्शे दो तरह के होते हैं, अब मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूं, खत्म करके छोटी मोटी और नक्शे दो तरह के होते हैं। एक तो पुलिस वाला बनाएगा, वो जो जाता है पहला काम ही वो ये करता है। जी बेटा, जी बेटा, उसको कहते हैं अनस्केल्ड साइट प्लान, अनस्केल्ड साइट प्लान, क्राइम स्केच भी कह लें, बट इन द लीगल लैंग्वेज what has been written in the law, police rules and other books of the law, that it is the IO shall prepare unscaled site plan, bila scale नक्शा अजाए वकूआ। तो उसमें वो पॉइंट जाहिर करते हैं कि जी इस जगह पे ए पे ये था, बी पे ये था, वो रास्ता बनाता है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाता है, इंजरी स्टेटमेंट बनाता है, डेड बॉडी कब्जे में लेता है। और अगर डेड बॉडी अगर उसकी बरी कर दी गई है विदाउट अटॉप्सी या अटॉप्सी हुई है, उस पर हमें बिलीव नहीं है, तो हम कहते हैं कि यार ये अटॉप्सी करवानी है, उसने पोस्टमार्टम सही नहीं किया या किया ही नहीं। तो 174-76 पढ़ें, उसका सबसेक्शन पढ़ें 3, उसमें आपको मिलेगा डिसइंटरमेंट, एक्सह्यूमेशन ऑफ द डेड बॉडी ऑफ द डिसीज्ड। किसके लिए? फॉर कंडक्टिंग द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ द डिसीज्ड। किसके लिए? टू एसरटेन द कॉज ऑफ डेथ। सिंपल दरखास्त दे मैजिस्ट्रेट साहब,
کہ جی कब्र कुशाई उर्दू में कहते हैं, 1-2 रुपए का टिकट लगा के अगर बंदा अंदर है फिर टिकट की भी जरूरत नहीं. सफेद कागज पे यकीन करें, चंद लाइनें सही लिख के अगर किसी के सामने प्रॉपरली रखी जाए वो तो हिला के रख देता है सारे सिस्टम को. लेकिन हो सही, आप दे के देखें तो बोर्ड भी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, डॉक्टर्स जाएंगे वहां फ्लाइंग कोच पे बैठ के, उनके आने से पहले SHO वहां पे वो कनातें लगा देगा कब्र के ऊपर, 2 बंदे रखेगा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, SHO उधर फोर्स लेके बैठा होगा, जज साहब मैजिस्ट्रेट साहब खुद वहां पे मौजूद होंगे. एंड देन द बॉडी विल बी एक्सह्यूम्ड फ्रॉम द रेजरेक्टेड फ्रॉम द ग्रेव with the identification by 2 persons, or the autopsy will be conducted at the spot on the grave by the team of doctors, and they will prepare a report regarding the injuries or otherwise. जैसे भी हो वो मतलब तैयार करके तो वो आपको देंगे with the cause of death, जो भी उन्होंने लिखना है. So किताब पढ़नी, प्रोविजन को गो थ्रू करना है, उसकी रूह में उतरना है. हर प्रोविजन के अंदर एक प्रिंसिपल है, उसमें कुछ हुक्म है, कहा गया है, उसको ढूंढना है. द मेन फोकस शुड बी दैट व्हाट प्रिंसिपल लाइज इन द प्रोविजन ऑफ लॉ. इसकी नेचर क्या है, एनेबलिंग प्रोविजन है, मैंडेटरी लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ है, ये है क्या, इसमें कहा क्या गया है, ये आपका काम है. दिस इज एक्चुअली योर जॉब. अच्छा सॉरी, मैं आपका अब इस पे मैं इसको तकरीबन वाइंड अप कर रहा हूं. आपने जब मैजिस्ट्रेट साहब को जजमेंट दे दें, किसी को सजा दे दें, मैजिस्ट्रेट साहब हैं, बस इसको मुख्तसर कर दें, तो अगर तो 1 साल तक सजा है तो 382A देखें कि मैजिस्ट्रेट सजा दे के आपको बेल भी दे देता, साथ खुद ही सजा देने वाला. 382A देखें कि if the conviction passed, order judgment passed by the magistrate is less than 1 year, under section 382A CRPC he is empowered to grant bail to allow the appellant convict to approach the appellate court, file appeal. वो सजा दे के साथ ऑर्डर कहता है जा भाई जाके अपील भी कर लो, ठीक है. तो 382 जो B है, A में तो क्या उसका नाम है, वो आपको बेल कर देते हैं इफ द कन्विक्शन इज अप टू 1 year. तो B जो है वो है कि अगर किसी शख्स का जो पीरियड है, उसको सजा अगर 1.5 साल वो जेल में रहा है और सजा उसको हुई है 1.5 साल के बाद, तो द पीरियड ऑफ डिटेंशन शैल बी कंसिडर्ड इन द पीरियड ऑफ कन्विक्शन, इम्प्रिजनमेंट. अच्छा जी, अब जब सजा हो गई, मैजिस्ट्रेट साहब ने सजा की, तो 408 CRPC में आप अपील फाइल कर सकते. और फिर जेल अपील पिटीशन का भी कॉन्सेप्ट लॉ के अंदर हमारे यहाँ मौजूद है कि जो एक्यूज्ड है वो जेल से भी एक पिटीशन सुपरिटेंडेंट को दे सकता है. लॉ के अंदर इधर CRPC के अंदर इसी 408 के आगे जाके मौजूद है. अगर आप उसको आगे जाके पढ़ें तो जेल अपील का कॉन्सेप्ट भी, बट इट शुड बी इन द शेप ऑफ पिटीशन. हाँ, लिखी हुई हो, साथ जजमेंट की कॉपी लगे. अब पहले ये था 408 में कि जी 4 साल सजा तक सेशन जज सबके पास अपील होती थी, क्योंकि वो 7 साल सजा दे सकते हैं. तो 7 साल जब सजा होती है तो फिर हाई कोर्ट जाते थे. ये जजमेंट नोट करें काइंडली. PLD 2016 लाहौर 255 अब्दुल वहीद बनाम सरकार. उन्होंने कहा पंजाब की हद तक उन्होंने नोटिफिकेशन किया और ये अमेंडमेंट बेटा कर दी है कि any kind of magistrate passing any sentence, the appeal shall lie before the court of session judge. ठीक हो गया जी, ये जजमेंट आपने पढ़नी है. PLD 2016 लाहौर 255 अब्दुल वहीद बनाम सरकार, 408 पे जजमेंट आई.
बस बेटा मैं वाइंड अप। अब इसमें सेक्शंस की जो रिवीजनल पावर्स हैं वो 439A रेड विद सेक्शन 435, कोई रिवीजन आपने करनी है तो ये ज्यूरिस्डिक्शन एस्यूम करेंगे। सिमिलरली अगर सेशंस में कोई जो कन्विक्शन होती है तो फिर 410 CRPC will come into play. Any appeal, any judgment, any appeal against the judgment of conviction passed by the sessions judge, appeal lies before the High Court under section 410 CRPC. And the revisional powers, criminal revision 439 CRPC, और इसका जो सब सेक्शन 6 है वो बड़ा अहम है। 439 CRPC का सब सेक्शन 6 बड़ा अहम है कि इसमें एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस की पनिशमेंट की पिटीशंस फाइल होती हैं, लेकिन उसमें यह लिखा हुआ है कि इफ द कोर्ट wants to issue notice under section 439 subsection 6 of the criminal procedure code in the petition for enhancement of sentence, notice to be given to the show cause notice to be given to the accused. उसको हेयरिंग का मौका होना चाहिए, उसको सुनना। 439 सब सेक्शन 6 में नोटिस आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें वो कंडीशंस लिखेंगे। और इसमें हाई कोर्ट में जो एक और बड़ी खूबसूरत सेक्शन है कि अगर मैजिस्ट्रेट साहब या सेशन कोर्ट एक्विटल ऑर्डर पास कर देते हैं जजमेंट, तो 417 सेक्शन जो है ना, ये बड़ी अपील अगेंस्ट एक्विटल हाई कोर्ट में फाइल होगी। लेकिन एक इसका बारीक सा एक नुक्ता आपको समझाने की जरूरत है कि अपील अगेंस्ट एक्विटल जो है वो अब प्राइवेट पर्सन को भी वहां पे एग्रीव्ड का वर्ड है। एनी एग्रीव्ड पर्सन एग्रीव्ड ऑफ द जजमेंट ऑफ एक्विटल पास्ड बाय द कोर्ट ट्रायल कोर्ट कैन फाइल अपील बिफोर द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 2A ऑफ द 417 2A ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। लेकिन जो सबसे अहम बात आपको नुक्ता समझाना है वो ये है कि अगर जजमेंट ऑफ एक्विटल चालान केस में पास हुई है तो फिर तो 2A है, अपील अगेंस्ट एक्विटल है। लेकिन अगर प्राइवेट कंप्लेंट में जजमेंट इस्तिगासे में एक्विटल की जजमेंट आई है तो फिर 417 सब सेक्शन 3 है गालबन कि उसमें पिटीशन सीकिंग लीव टू अपील, स्पेशल लीव टू अपील फाइल करनी पड़ेगी। PSLA हम उसे कहते हैं, क्रिमिनल PSLA फाइल करनी पड़ेगी। क्रिमिनल पिटीशन सीकिंग स्पेशल लीव टू अपील। तो एक और अहम जो सेक्शन है जो आपको बार बार हाई कोर्ट में जब आप प्रैक्टिस करेंगे 561A है इनहेरेंट पावर्स का। इट इज कोरेस्पॉन्डिंग सेक्शन टू 151 CPC सिविल प्रोसीजर कोड का जो इनहेरेंट पावर्स का है। मैं तो सिविल का वकील नहीं हूँ, लेजेंड बैठे हुए हमारे पास। तो 561A इज द कोरेस्पॉन्डिंग सेक्शन ऑफ इनहेरेंट पावर्स। आपको इस पे बेशुमार जजमेंट मिलेंगी। आपको ऐसे सवालात का सामना करना पड़ेगा कि अगर कोई क्या उसका नाम है, नीचे से कन्विक्शन हुई है नीचे और ऊपर आपने रिवीजन उस अपील फाइल की है या उसमें अपील में कोई और ऑर्डर आया, तो हाई कोर्ट में क्या इनहेरेंट जुरिस 561A में जाना है, रिवीजन फाइल करनी है, क्योंकि सेकंड क्रिमिनल रिवीजन तो फाइल नहीं हो सकती। तो इस तरह के सवाल आपको जजमेंट्स में मिलेंगे। आपने जो इस तरह के सवालात ढूंढने हैं, यू विल फाइंड लैंडमार्क जजमेंट्स ऑन दीज पॉइंट्स, आपको मिलेंगी जजमेंट। तो मेरी एक और मेरा तजुर्बा जिंदगी का आप नोट कर लें कि आपने नीचे ट्रायल कोर्ट का कोई भी ऑर्डर लेना है तो जिस एप्लीकेशन में वो ऑर्डर हुआ है उसकी कॉपी कंप्लीट एप्लीकेशन की जरूर साथ लिया। हाँ, अगर आप कोई सर्टिफाइड कॉपी लेना जा रहे हैं तो जिस एप्लीकेशन या पिटीशन में या अपील में वो ऑर्डर पास हुआ है आप उसकी भी कंप्लीट कॉपी साथ लिया करें। एनी क्वेश्चन, कोई किसी किस्म का यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। कोई मैं
آپ کو کچھ بتا سکا ہوں؟ ہے جی؟ بس مطلب میں نے جو سیکھا ہے صرف یہ ہے کہ ہارڈ ورک، اللہ پہ بھروسہ کریں اور ہارڈ ورک کریں، شارٹ کٹس نہیں ڈھونڈیں، اور صرف جو ہے وہ کیو میں لگ جائیں، اور جو بڑے ہیں آگے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ پھر آپ اپنے تو محنت کریں، اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں. میری آپ کے لیے دعا ہے سب کے لیے. تھینک یو ویری مچ. سر ایک سیکنڈ پلیز، سر پلیز ایک سیکنڈ. چونکہ دوستوں نے سوال نہیں کیا، میں چند کرنا چاہوں گا. وی آر لکی ٹو ہیو اے لیجنڈ ود اس. سر ابتدا میں کس نوعیت کے کرمنل چیمبر میں لڑکوں کو جانا چاہیے اور کس نوعیت کے کام کے اوپر فوکس کرنا چاہیے؟ بیکاز مرڈر اپیلیں یا مرڈر ٹرائل تو ان کو شروع میں ملنے نہیں لگے. کیا ان کو اس نوعیت کا کام سیکھنا چاہیے جس نوعیت کا ابتدا میں ان کو کرمنل سائٹ پہ خود ذاتی طور کے اوپر مل سکتا ہے؟ ایسے استاد کے پاس جائیں کہ کوئی بڑے چیمبر میں جائیں، کسی سیاسی چیمبر میں جائیں؟ اس پہ اگر تھوڑا سا گائیڈ کریں. میں عرض کرتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے کہ جہاں کام زیادہ ہو، جہاں آپ کو کورٹس میں اپیئر ہونے کا چانسز زیادہ ملے، کیونکہ کورٹس میں بار بار مجھے اگر 10 بار بھی جانا پڑا ہے نا کورٹ میں تو میں جاتا ہوں، اور ہر بار مجھے کوئی نئی چیز ملتی ہے. سو اس جگہ پہ جائیں جہاں پہ کام زیادہ ہو، آپ کو کورٹس میں جانے کا ایکسپوجر ہو آپ کا، اور وہاں پہ جا کے آپ انیشل سٹیج پہ تو سارے کام کرنے چاہیے، انیشل سٹیج پہ سارے کام کرنے چاہیے، لیکن الٹیمیٹلی ایک ہی طرف بندہ چلا جاتا ہے. جس طرح میں کرمنل سائٹ پہ اوپر ٹرائل کر رہا ہوں، میں اور کچھ کر نہیں سکتا، میں ایک ہی طرف چلا گیا ہوں. تو میں جو ملک صاحب نے سوال کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اپرینٹس شپ کرنی ہے تو جہاں پہ کیسز زیادہ ہیں جس چیمبر میں، آپ اس میں جائیں گے تو آپ کو سیکھنے کا زیادہ موقع ملے گا. اور کوئی سوال پلیز پوچھے. جی سر. سر یہ جو کہ 160 چلان جب ہو جائے اس کے بعد دوبارہ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ سر انویسٹیگیشن تو ہو سکتی ہے ود دی پرمیشن آف دی کورٹ، اور دوسرا یہ ہے کہ انویسٹیگیشن ٹل دا اناؤنسمنٹ آف فائنل ججمنٹ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے، اس پہ کوئی بار نہیں ہے. سر لیکن جو ہائی کورٹ ہے گفتگو کی نہیں ضرورت، جی پلیز سر. سوال سنیے. جی سر. سر اسی کے بارے میں ہے کہ ابھی ایک کیس ہے، کسی نے ریٹ پٹیشن دائر کی کہ جی 2014 SCMR 1477 جو ہے وہ بار کرتی ہے کہ جی جب ایشو فریم ہو گیا تو آپ اس کو نہیں کر سکتے. فوجداری کی بات، چارج فریم ہو گیا. چارج فریم جی سر. سر تو تب آپ اس کو نہیں انویسٹیگیشن چینج کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ انویسٹیگیشن چینج نہیں ہو سکتی ہے اور ری انویسٹیگیشن. سر آپ دیکھیں نا کہ اف دیر آر مور دین ون ایکیوز، اور 173 says کہ complete or incomplete چالان has to be submitted by the court under section 173 CRPC within 2 weeks. اب اگر ایک سے زیادہ ملزمان ہیں اور ایک پکڑا گیا، میں عرض کرتا ہوں نا، ایک ملزم پکڑا گیا ہے اور باقی PO ہیں اور اس کا چالان ہے، اس کا ٹرائل ہو رہا ہے، ہمارے پاس تو 5-7 ایکیوز ہے، 7 بار آتا ہے سپلیمنٹری، پیچھے آ رہے ہوتے ہیں چالان. تو میں نہیں سمجھتا ایکچولی کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن جو ہے نا انویسٹیگیشن چینج کرنے کی، ٹینٹ اماؤنٹس ٹو انٹرفیئرنس ان دی پروسیس آف انویسٹیگیشن، فیئر انویسٹیگیشن، اس بارے میں کوئی شاید ججمنٹ آئی ہو. انویسٹیگیشن جو لا کے اندر، جو پولیس رولز کے اندر انویسٹیگیشن ہے، وہ کم از کم جو ہے نا 3 بار تو ہو سکتی ہے، وہ کیسے نہیں ہو سکتی؟ لیکن میں ابھی آپ کو جو رات صاحب نے مہینہ پہلے کیا اس میں انہوں نے دی اس کو ریورٹ کروا دیا، IG نے بھی ریورٹ کر دیا. سر میں تو ذاتی طور دیکھیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انویسٹیگیشن کے پروسیس کو نہیں روکا جا سکتا. جو آرٹیکل 10A ہے کانسٹیٹیوشن کا، اٹ گیوز رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا، اور آرٹیکل 10A کے اندر آ کے اگر انویسٹیگیشن فیئر کوئی شخص مانگتا ہے اور لا کے اندر وہ پروویژن موجود ہے تو پھر تو میرا خیال ہے اس کا حق بنتا ہے اس کو دینا لیکن چاہیے. نہیں دی. میں سمجھتا ہوں ملنا چاہیے. جی سر. ڈسچارج آف FIR اور کینسلیشن آف FIR. یہ دیکھیں FIR ڈسچارج نہیں ہوتی، ڈسچارج ملزم ہوتا ہے. سیکشن 63 نوٹ کریں،
ये CRPC का which deals with the discharge of the accused. तो कैंसलेशन ऑफ FIR जो है ये पुलिस रूल्स के अंदर है। मैंने जैसे अर्ज किया कि आप पुलिस रूल्स 1934 चैप्टर 25 पढ़ें विच डील्स विद द इन्वेस्टिगेशन। उसमें लिखा हुआ है कि पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करके अपनी फाइंडिंग दे सकती है कि FIR कैंसिल है, बट द अथॉरिटी ऑफ कैंसलेशन FIR लाइज विद द मैजिस्ट्रेट। जी सर। मैडम सर क्लाइंट्स अट्रैक्ट कैसे करने हैं? क्या बेटा? क्लाइंट्स अट्रैक्ट कैसे करने हैं? क्या चीज? क्लाइंट्स कैसे अट्रैक्ट? हाँ ठीक है, अच्छा सवाल, अच्छा सवाल बेटा। मैं देखें एक शेर पढ़ूंगा कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक का दरिया है और डूब के जाना है। सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। मैं माफी चाहता हूँ बेटा। एक मैं समझता हूँ कि नमाज पढ़ो, फजर की नमाज 2 रकत क्या उसका नाम है सुन्नत पढ़ें, और फ़र्ज पढ़ें, कुरान पाक का एक चैप्टर पढ़ें और 7 तशरीह पढ़ें, दुआ करें अपने लिए, या अल्लाह मेरी मदद कर। और जितना असर दुआ के अंदर है, मैं समझता हूँ कि आपके से लोग टाइम लिया करेंगे, बट यू अल्लाह के साथ अपनी लो लगानी पड़ेगी। टू माई हम्बल एक्सपीरियंस। जी भाई। जी सर। जी सर। 4 बेटा या 6? हाँ जी, उसकी सब सेक्शन 3 है। 174(3) है शायद। हाँ जी 174(3) है। सर इसके मुताबिक अगर क्लाइंट आते हैं, आपको कहते हैं कि 4 साल के बाद में ये मालूम होता है कि जो डेड बॉडी की जब वो हो चुका है तो उसे दहन किया गया था, जबकि बॉडी मौके पर कुछ भी नहीं किया, क्या हम अब जो है इसको इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर उसको देखें सस्पिशन की बुनियाद पे तो नहीं दी जा सकती, देयर शुड बी सम एविडेंस। अगर उसको स्टेज पे कोई एविडेंस मिलती है, कोई आके उसके सामने बात करता है, कोई प्रूफ आता है कि जी ऐसे ऐसे हुआ था, कोई दुकानदार ही कह देता है कि यहाँ से लेके वो गया था, ये वो इस तरह की बात, तो बिल्कुल दी जा सकती है। क्योंकि ये याद रखें कि क्रिमिनल लॉ के अंदर जो डिले है उसको जस्टिफाइबली एप्लीकेंट को ही करना पड़ेगा कि क्यों डिले हुआ है और अब क्यों दे रहे हैं। तो इसमें जो रिमेन्स हैं, पॉइजन जो है वो तो काफ़ी देर तक रहता है, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर इफ इट इज़ अ केस ऑफ पॉइजनिंग तो फिर तो दी जा सकती है। सर आप ज्यूरिस्डिक्शन वो पढ़े, मैंने पहले ही आके कहा था कि पारेख पढ़ें, वो तो कई साल तक रहता है। पॉइजनिंग तो डेकेड्स तक रहता है। हाँ जी डेकेड्स तक रहता है पॉइजन।